जो प्रचलित हुई है उसे यू कर्व कहते हैं, हम्म। कि जो सबसे हम्म। पहले आईपी और डिजाइन कर रहा है उसको सबसे पहले वैल्यू मिलती है, इसलिए यू सबसे ऊपर उनका है। फिर जो मैन्युफैक्चर वगैरह करता है या सर्विस करता है उसको सबसे कम वैल्यू मिलती है, और फिर जो मार्केट उसको करता है और बेचता है उसको सबसे ज्यादा हाँ। वैल्यू मिलती है। तो जो इस यू में अगर इंडिया को पहले पार्ट में खेलना है तो उसको आरएनडी करनी ही पड़ेगी। क्वाड्रेंट, राइट, रास्टूरियन अच्छा। क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि आप किसी अप्लाइड प्रॉब्लम पे ही काम करेंगे, राइट। हम्म। जिसका, जैसे आप कहेंगे कि हमें गंगा को साफ करना है, ये एक अप्लाइड ठीक। प्रॉब्लम है। पर इस अप्लाइड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कई सारे बेसिक रिसर्च की प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी पड़ेगी, उनसे होती है। पर तो इस एरिया में जहाँ हमारे पास इंडस्ट्री है, हम कहते हैं हमारे पास स्टार्टअप इकोसिस्टम है, हमारे पास टैलेंट है, मैथ फिजिक्स में इंडिया की बेसिक कैपेबिलिटी रही है, लोगों के उसमें भी हमने आरएनडी इन्वेस्टमेंट नहीं देखी है, वो हम कैनवस अभी भी नहीं दे पा रहे हैं अपने साइंटिस्ट को, इसलिए टैलेंट उस ओर नहीं जा रहा है। और जहाँ तक इंडस्ट्री, और ये एक विशेष साइकिल है, अगर आप देखें इससे क्या हो रहा है कि पीएचडी की जो क्वालिटी है वो फेयरली पुअर है इस कंट्री में। इसीलिए इंडस्ट्री पीएचडी को हायर करना पसंद नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है कि वो उनका काम नहीं कर सकेगी। और क्योंकि इंडस्ट्री उनको हायर नहीं करती, इसलिए पीएचडी की क्वालिटी फर्दर डेवलप ड्रॉप करती जा रही है। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? आयरलैंड के सपोर्टर दिख रहे हैं आप आज तो। ये अभी मतलब इंडियन टीम को तो सपोर्ट नहीं कर सकते अभी ना, अभी क्या हाल चल हाँ। तो अभी ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा हमको। सही। तो क्या हाल चाल है ख्याति? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। मुझे एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है हमारे श्रोताओं के लिए। हमारे बहुत सारे श्रोता हमें यू पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर सुनते हैं, तो काफी लोगों को हमें पता चला कि हमारे कुछ दोस्तों को भी नहीं पता है कि हम एक्चुअली वीडियो के साथ भी अभी करते हैं। तो यूट्यूब पे वीडियो के साथ भी अवेलेबल है पुलियाबासी। तो अगर आपके परिवारजन और दोस्त अगर यूट्यूब पे ज्यादा कंज्यूम करना पसंद करते हैं तो आप उस पे भी जाके देख सकते हैं पुलियाबासी को। एक छोटी सी सूचना देनी थी। बाकी आज के विषय के लिए मैं सोच रही थी कि हम लोग ने हमारी बहुत सारी चर्चाओं में एक मुख्य सवाल निकल के आता है बार बार कि भारत क्यों रिसर्च और डेवलपमेंट में इतना वीक क्यों है। हमारी हमारी रिसर्च इकोसिस्टम इतनी वीक क्यों है, हमारा रिसर्च आउटपुट इतना वीक क्यों है। तो क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती है, राइट। तो क्यों ना इस सवाल को थोड़ा और समझने की कोशिश करें और किसी ऐसे गेस्ट के साथ बात करें जो हमें इसके बारे में और बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए हमारे साथ एक परफेक्ट गेस्ट है। हमारे साथ है वरुण। वरुण फाउंडर है फास्ट इंडिया के, जो कि एक थिंक टैंक है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम पर काम कर रहा है। और पुलियाबाजी के जो पुराने श्रोता हैं उन्हें शायद वरुण के साथ हमारा एपिसोड भी याद होगा। 2018 में हम लोगों ने वरुण को बुलाया था, जब उन्होंने उनकी किताब पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और उस एपिसोड का नाम था मेकिंग इंडिया रिसर्च पावर। तो 6 साल हो गए ऑलमोस्ट वरुण, और हम लोग फिर से उसी विषय पर आ रहे हैं, लेकिन एक अलग एंगल को डिस्कवर करने के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका वरुण, एक बार फिर पुलियाबाजी में। नहीं, थैंक्स थैंक्स प्रणय, ख्याति और सौरभ, बहुत अच्छा लग रहा है फिर से इस प्लेटफॉर्म पे आके। एंड इतने सालों से आप ये कर रहे हैं, ये बहुत ही कमेंडेबल है। और कई सारे विषयों पे मैंने आपकी बातचीत सुनी है, और अब किताबें भी आप लोगों ने निकाली है, तो बहुत अच्छा काम है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं वापस आप लोगों से इस विषय के ऊपर बात करने के लिए यहाँ जुड़ा हूँ। राइट। और वरुण बिल्कुल, और खासकर जिन लोगों ने पिछली बार आपको सुना होगा, तो एक अच्छी चीज है, हम लोग काफी लोग तो बात करते रहते हैं कि भाई रिसर्च के लिए क्या करना चाहिए ये वो, लेकिन आप एक्चुअली कुछ कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। तो 6 साल पहले आपने किताब लिखी थी इस बारे में, और अब ये क्या कहते हैं, एक थिंक टैंक है जो कि इसी चीज पे फोकस्ड है। उसका नाम भी फास्ट इसलिए कि कैसे एक्सेलरेट करें साइंस टेक्नोलॉजी इंडिया में। तो हम्म। एक फोकस बना के रखा हुआ है, और एक्चुअली कुछ इस मुद्दे पे पहल हो रही है, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। कुछ मे बी आज की डिस्कशन से पहले एक 2 मिनट फास्ट के बारे में, आई थिंक इफ यू से समथिंग तो अच्छा रहेगा, मेरे को लगता है एक बैकग्राउंड के लिए। तो श्योर। और उसके बाद क्योंकि हम फास्ट की रिपोर्ट डिस्कस भी करने वाले हैं, बट एक फास्ट का बैकग्राउंड जो है ना वो एक अच्छा रहेगा एज अ पृष्ठभूमि। बिल्कुल सौरभ, और देखिए कोशिश तो जरूर कर रहे हैं कि इसमें कुछ हो।
और अच्छा समाचार ये है कि जब हमने पिछली बार बात करी थी तो और अब जब बात कर रहे हैं तो थोड़ा इकोसिस्टम भी साथ आया है। सरकार, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूट सब ज़्यादा इसके बारे में सोच रहे हैं। जब 6 साल पहले बात करी थी हम्म। तब तो ये टॉपिक बिल्कुल नया था कि लोगों को समझ भी नहीं आता था। पर आप भी अपनी कन्वर्सेशन में देख रहे होंगे कि कन्वर्सेशन उस समय से चेंज हुई है, और इसके ऊपर आज ज़्यादा फोकस हुआ है। तो शायद एक अच्छा समय है इस पे प्रयास करने का और शायद कोई अच्छे नतीजे निकले। फास्ट मैंने शुरू करी आशीष धवन के साथ, अब 2-3 साल होने को हैं। हमारा आइडिया ये था कि किस प्रकार हम पॉलिसी जो है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और R&D को देश में आगे बढ़ाएं, इसके जो पॉलिसी सॉल्यूशंस हैं उनको हम इजाद करें। और इसके लिए हमने एक टीम को इकट्ठा करा जो S&T पॉलिसी पे काम करे। और जैसा कि आप लोग भी करते हैं इस पे कुछ विषयों पे काम, बहुत कम लोग हैं देश में जो इस विषय पे काम करते हैं। हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इस पे बहुत लोग काम करते हैं, पर S&T और R&D पॉलिसी पे बहुत कम लोग काम करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इस पे भी हमें और प्रभाव की आवश्यकता है। तो फास्ट इसमें पॉलिसी के वो निकालती है, रिपोर्ट्स निकालती है, और इस टॉपिक को और चाहती है कि और जो देश की डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनको इसके बारे में ज़्यादा पता चले और कैसे रिसर्च को बेटर बनाया जाता है उसके ऊपर काम करा जाए। ये पॉलिसी रिपोर्ट्स जो हम बनाते हैं इसके को हम सरकार के पास भी लेके जाते हैं। तो हम बहुत प्रयत्न करते हैं कि हम सरकार के साथ बहुत क्लोजली काम करें, जिससे कि जो नए इनिशिएटिव सरकार के आ रहे हैं जैसे ANRF, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एक 1 लाख करोड़ का फंड सरकार ने अनाउंस किया है इंडस्ट्री R&D के लिए। ANRF जो है वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए, कि इनमें हम योगदान दे सकें कि ये जो नए इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं ये अच्छे से सेटअप हों और ये एक्चुअली प्रोडक्टिव हों R&D को आगे बढ़ाने के लिए। तो पॉलिसी करते हैं, सरकार के साथ काम करते हैं, इंस्टीट्यूट्स के साथ भी हमने कुछ कुछ काम करना शुरू किया है जो देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कि उसमें जो रिसर्च का ट्रांसलेशन है कि रिसर्च को यूज़ करके नए प्रोडक्ट्स बनाए जाएं, जो लोगों की मुश्किलों को हल करें पर हम पूरी दुनिया में उनको एक्सपोर्ट भी कर सकें, उसको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। और तीसरा पहलू है कि जो जनरल यंग एडल्ट्स हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं, स्पोर्ट्स बॉलीवुड के बारे में तो हमेशा से जानते हैं, पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नहीं जानते। तो कैसे हम उन्हें साइंटिस्ट से मिला सकें, आमने सामने ला सकें, इसलिए हम इंडिया साइंस फेस्टिवल करते हैं। एंड सौरभ, आप तो उसमें मेरे ख्याल 2 बार आए हैं, आपकी टीम तो हाँ, डेफिनेटली 2 बार आई है। और बिल्कुल। उसके लिए हम काफ़ी आभारी हैं, और आपका जो प्रोडक्ट है वो भी हमने वहाँ दर्शाया है जिसको बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। तो हम्म। ये इसके 3 पहलू हैं कि नए नए सॉल्यूशंस ढूंढे जाएं जो भारत के लिए काम करें, जो भारत की स्थिति है वो और देशों से डिफरेंट है, उसके लिए काम करें, उसी को हम उनका रोपण हम सरकार के साथ कर सकें जिससे उसका एक्चुअली इम्पैक्ट दिखे, और हम जो पब्लिक है और लार्जर स्टेक होल्डर्स है उनको साथ ला सके। तो फास्ट इस काम में लगी हुई है। बिल्कुल। और वरुण अलग अलग लेवल पे करते हैं काम। उनका एक बड़ा बच्चों के लिए भी अच्छा प्रयास है, माई नचिकेता, जिसमें वो एनकरेज करते हैं कि बच्चों कैसे जिज्ञासु हो, नचिकेता की तरह पीछा नहीं छोड़े, आपका सवाल पूछ पूछ के आपको परेशान कर दें। तो ये हम्म। अच्छी हम्म। पहल है हाँ। वरुण की। हाँ। तो उसमें सही। आपने क्योंकि मेंशन किया, मैं 1 मिनट बोल देता हूँ कि नचिकेता जो हमारा भारत का की संस्कृति है उसमें कोई सवाल पूछना उसमें एम्बेडेड है। तो किसी को मैं बिल्कुल। बता रहा उस दिन मैंने ये शब्द यूज किया कि सवाल पूछने की अलाउंस है हमारे ट्रेडिशन में, तो उसने कहा अलाउंस नहीं है, वो फीचर है। हाँ। और हाँ। वो उसका उसमें जुड़ा हुआ है, बेसिक टेनेंट है उसका। इनफैक्ट करेक्ट। फीचर नहीं है, वही प्रोडक्ट है। तो उसको कैसे हाँ। वापस लाया जाए, तो उस पर हम किताबें बनाते हैं कि जो जो इंडिक नॉलेज है उसको बच्चों तक पहुंचा सके, पर उसमें एक क्रिटिकल रीजनिंग और क्वेश्चनिंग जुड़ी हुई हो। तो बार बार हम किताब में ये कहते हैं कि आप सहमत हैं कि नहीं सहमत है, आप दोनों तरफ से डिबेट कर सकते हैं इस चीज को। तो वो भी एक प्रयास है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो जो हम लोगों ने तार 6 साल पहले छोड़ा था ये इनोवेशन के ऊपर, उसी को आगे बढ़ाते हैं वरुण इस एपिसोड में भी। तो सबसे पहले तो आपने एक बात बहुत सही कही कि अब इस विषय पर काफी ज्यादा बात हो रही है, और उसके लिए मैं फिर से शी जिनपिंग का आभार मानना चाहूंगा, क्योंकि एक बार चाइना अब हमारे सब मतलब मेंटल स्पेस में सब, कोई भी पॉलिटिशियन हो या इंडस्ट्री वाला हो, वो चाइना की ओर देख रहा है कि चाइना से हम लोग जो गैप है वो कैसे
कैसे कम करें। पहले तो हम सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोच रहे थे, तो क्या साइंस एंड टेक इकोसिस्टम करना है, हम तो आगे ही हैं उनसे, ऐसी हमारी धारणा रहती थी। लेकिन क्योंकि अब चीन की बात इतनी ज्यादा हो रही है, तो हम लोग को लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो करना ही है साइंस एंड टेक इकोसिस्टम में, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। और इस वजह से काफी बात बढ़ी है, जैसा आपने कहा, सरकार भी इसमें रुचि ले रही है। और मेरा भी ये अनुभव रहा है कि टेक पॉलिसी और टेक्नोलॉजी पॉलिटिक्स के ऊपर काफी इंटरेस्ट तो है अब बस बात है कि आगे हम लोग किस तरीके से अच्छे सॉल्यूशंस दे पाएं और उस बात को आगे बढ़ाया जाए। तो वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि पिछला एपिसोड हम लोगों ने ज्यादातर बात की थी सरकारी तंत्र के बारे में, किस तरीके से एकेडमिया में रिसर्च कम होती है वगैरह। लेकिन एक जो गुत्थी उभर कर आई है कि भारत में एक्चुअली इंडस्ट्री R&D सबसे एक दुखती रग है हमारे इकोसिस्टम की। क्योंकि हम लोग जब ग्रॉस एक्सपेंडिचर इन R&D देखते हैं, तो हमारी GDP पर कैपिटा के लिए जो सरकार स्पेंड कर रही है वो तो ठीक ही है, इतना आउटलायर नहीं है, ऐसा नहीं है कि सरकार कम कर रही है। लेकिन इंडस्ट्री R&D एक बहुत कमजोर कड़ी है हमारे इकोसिस्टम की। तो उसी के ऊपर आपकी रिपोर्ट भी है, जिसमें इसके ऊपर अलग अलग क्षेत्रों में आपने देखा है। तो इसी को समझना है। एक तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इंडस्ट्री R&D क्यों जरूरी है, क्यों हम लोग इसके बारे में सोचे, ऐसा क्यों नहीं कि सरकार ही स्पेंड कर दे अपना बजट जो है R&D पे, वो 10x कर दे, 10 गुना कर दे, तो उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्या? कि इंडस्ट्री R&D के ऊपर हमें क्यों ध्यान देना चाहिए? श्योर। तो देखिए प्रणय, बात यह है कि दो, इस उत्तर के दो पहलू हैं। पहला कि इंडस्ट्री R&D क्यों चाहिए। इसका कारण यह है कि अगर इंडस्ट्री R&D होगी तो जो हमारा, जैसे हम कहते हैं वैल्यू कैप्चर, कोई भी प्रोडक्ट बनता है आज के दिन, उसमें कई देशों में कई कंपनीज का योगदान होता है। एक कंपनी नहीं बनाती, एक कंपनी फाइनली उसे मार्केट करती है, पर कई देश, कोई उसको डिजाइन बनाता है, कोई IP बनाता है, कोई मैन्युफैक्चर करता है, फिर कोई मार्केट करता है, एंड सो ऑन, ऐसा होता है। तो जो वैल्यू कैप्चर सबसे ज्यादा होता है वो उस कंपनी का होता है जो जिसका IP होता है, जिसने R&D की है। और इसमें एप्पल के आईफोन का एग्जांपल बहुत प्रचलित है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसका एप्पल ले जाती है। तो जबकि एप्पल खुद कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं खुद करता नहीं उनके करती है, प्रोडक्ट। पर दे आर, वो डिजाइन करते हैं हम्म। और वो उसके बाद मार्केट भी करते हैं। तो एक और चीज जो प्रचलित हुई है उसे यू कर्व कहते हैं, हम्म। कि जो सबसे पहले IP और डिजाइन कर रहा है उसको सबसे पहले वैल्यू मिलती है, इसलिए यू सबसे ऊपर उनका है। फिर जो मैन्युफैक्चर वगैरह करता है या सर्विस करता है उसको सबसे कम वैल्यू मिलती है, और फिर जो मार्केट उसको करते हैं और बेचते हैं उसको सबसे ज्यादा वैल्यू मिलती है। तो जो इस यू में अगर इंडिया को पहले पार्ट में खेलना है तो उसको R&D करनी ही पड़ेगी, राइट? क्योंकि उसी से आप यूनिक IP अपना बना सकते हैं और सबसे ज्यादा वैल्यू कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप देखा जाए इंडिया में कि कोई भी चीज, अगर इंटरनेट देख लें और अब AI देख लें, सबसे बड़ी उनकी कंपनीज इंडिया में नहीं है। जो वो कंपनीज हैं वो वेस्ट में है और चाइना में है। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग में, सोलर में, इलेक्ट्रिक में बहुत आगे बढ़ गए हैं, और इसका एक बड़ा कारण IP है। मैं ये नहीं कहता IP ही केवल है, क्योंकि उसके बाद और भी इश्यूज है और आप लोग भी उनके बात करते हैं, सप्लाई चेन्स एटसेट्रा एटसेट्रा, कई सारे इश्यूज हैं। तो उस सब का जो तो IP एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और अगर हमारी इंडस्ट्री को ज़्यादा वैल्यू कैप्चर करना है, हम चाहते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में हो, तो वो IP क्रिएशन हमें करना पड़ेगा, और उसके लिए R&D आवश्यक है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि दुनिया और कॉम्पिटिटिव होती जा रही है, तो हमें अगर इस कॉम्पिटिटिवनेस में रहना है तो हमें इंडस्ट्री को R&D करते रहना पड़ेगा। और अभी वो बहुत कम है, जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी कहा और पहले भी कहा गया है कि इंडस्ट्री R&D इंडिया में कम है। उसका ये एक कारण है। अब दूसरी चीज आपने कहा कि अगर गवर्नमेंट ही अपना बजट ऊपर कर दे तो क्या उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? मेरे ख्याल बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगी। क्योंकि देखिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए एक मार्केट डिस्कवरी करनी पड़ती है, एक उसका तरीका होता है प्रोडक्ट मार्केट फिट करने का, जिससे आप प्रोडक्ट बनाते हैं, आप सोचते हैं क्या ज़रूरत है, उसके लिए इनोवेशन करते हैं, फिर उसे मार्केट में लेके जाते हैं। ये एक मार्केट मैकेनिज्म है। सरकार जो है वो मार्केट मैकेनिज्म बनाने में के लिए सही, दे आर नॉट द राइट पीपल टू डू दैट, उसके लिए सही लोग इंडस्ट्री है। तो जो सरकार का, पर इसमें बहुत अहम भूमिका है इंडस्ट्री R&D को इंसेंटिवाइज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, जिसकी हम आगे आई एम श्योर बात करेंगे। पर ये काम इंडस्ट्री का है, स्टार्टअप्स का है, वही इसे कर सकते हैं। अगर सरकार इसको करने की कोशिश करेगी तो इसका ROI नहीं निकलेगा। जो हम चाहते हैं वो चीज हो नहीं पाएगी, क्योंकि दिस इज नॉट द थिंग टू बी डन बाय द गवर्नमेंट।
बेसिकली अगर प्रणय सीधा आंसर ये है कि फिर वो 10 एक्स्ट्रा जो 10 रुपए खर्च करने हैं, शायद 9 रुपए वेस्ट हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो और मुझे थोड़ा सा लगता है, जैसा अगर मैं यूएस का एग्जांपल लूं, मैं चाइना का तो इतना अच्छे से नहीं समझता हूं, पर वहां पर जैसे जो गवर्नमेंट का आर एंड डी और इंडस्ट्री का आर एंड डी अक्सर अलग अलग क्षेत्रों में होता है। गवर्नमेंट ज्यादा लॉन्गर टर्म और बेसिक साइंसेज में ज्यादा पैसा खर्च करती है, और इंडस्ट्री ज्यादा अप्लाइड रिसर्च में उस रिसर्च को मार्केट तक ले जाने में ज्यादा पैसा। तो दोनों का स्थान है, क्योंकि सब कुछ इंडस्ट्री नहीं कर सकती और वैसे ही सब कुछ गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। तो दोनों को करना चाहिए। दोनों के, ऐसा नहीं है कि दोनों अपने से बहुत ज्यादा एक दूसरे से compete कर रहे हैं। दोनों की आर एंड डी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है कई जगहों पर। और दोनों ही जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ एक दूसरे के बिना हो जाएगी, क्योंकि आप सिर्फ बेसिक ही करते रहेंगे तो वो कभी कमर्शलाइज होकर उसका रिटर्न कभी भी नहीं आएगा सोसाइटी में। फाइनली सोसाइटी को जो रिटर्न आ रहा है उसी में से तो पैसा जा रहा है, राइट? ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ पैसा बहा रहे हैं। वो यूएस जो इतना पैसा खर्च करता है आर एंड डी में, उसको मल्टीफोल्ड उसका वापस भी तो मिलता है। लेकिन वो काफी कुछ गवर्नमेंट खर्च करती है, उसके ऊपर वो चीजें पहुंचती हैं। पर ये पूरा इकोसिस्टम चाहिए जहां पर ये आर एंड डी अगली आर एंड डी से जुड़ा हुआ है, वो अप्लाइड होता है। एक आदमी को दूसरे के हाथ में बेटन देने की क्षमता भी होनी चाहिए। हम्म। नहीं, और ये बहुत अच्छा पॉइंट सौरभ आपने बोला कि हम इसको ओपन एंडेड आर एन डी और मिशन ड्रिवन आर एन डी के दो हम्म, उसमें डालते हैं, पहलुओं में सोचते हैं कि जो सरकार है, जैसे आप कह रहे थे, वो ओपन एंडेड आर एन डी को ज़्यादा फंड करती है जो लॉन्ग टर्म में बिल्कुल। आउटपुट देगी, और इंडस्ट्री इज मोर नाउ एंड हेयर वाली चीज़। हम्म, ये चीज़ पहले हम्म, तो यूएसए में बहुत क्लियर थी, पर अब हम देखते हैं कि इसमें भी बहुत मिक्सअप हमें दिख रहा है हम्म, कि जो मोर फंडामेंटल रिसर्च है वो इंडस्ट्री भी कर रही है। और अगर आप करेक्ट। देखें, गवर्नमेंट बजट्स में बहुत प्रेशर है, पूरे विश्व में ये हो रहा है कि सब पूछ रहे हैं कि आरओआई क्या है। तो हम्म, जो सरकार भी अब पैसे देती है मोर एंड मोर, वो चाहते हैं हम्म, कि इसका हमें जल्दी आरओआई दिखे। ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, बट अगर अब आप डिबेट्स में जाए, जो एस एन टी पॉलिसी डिबेट्स है, तो जो आप बोल रहे थे ओपन एंडेड रिसर्च वाला, इसको वैनएवर बुश मॉडल कहेंगे कि भाई करेक्ट। पहले ओपन एंडेड रिसर्च होगा, उससे कुछ सालों में आउटपुट निकलेगा, फिर उसको कमर्शलाइज किया जाएगा। पर बहुत लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, अब आप मिशंस करिए, जो मिशंस जिससे कि इतना साइंस तो इतनी हो रही है, ओपन एंडेड रिसर्च इतनी हो रही है, पर ट्रांसलेट ही कुछ भी नहीं होता, कोई इसकी वैल्यू नहीं हम्म, निकलती। तो आप उसको दूसरी तरफ से देखिए। इसके बीच में एक और थर्ड मॉडल है जिसको अब एक्सेप्टेंस मिल रही है, इतना आसान नहीं है, पर उसको कहते थे पैस्चूरियन क्वाड्रेंट। पैस्चूरियन अच्छा। क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि आप किसी अप्लाइड प्रॉब्लम पे ही काम करेंगे, राइट? हम्म, जिसका, जैसे आप कहेंगे कि हमें गंगा को साफ करना है, ये एक अप्लाइड ठीक। प्रॉब्लम है। पर इस अप्लाइड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कई सारे बेसिक रिसर्च की प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी पड़ेगी। तो सरकार ठीक। कहिए कि लार्जर मिशन गंगा को साफ करना है, उसके लिए ये बेसिक रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी, तो इनको फिर फंड किया जाए। या वो ये भी बोलेंगे कि हम आपको नहीं बता रहे कि क्या किस तरीके से करना है, आप हमें आके बताइए कि भाई ये प्रॉब्लम है, आप बेसिक रिसर्च में क्या कर सकते हैं। कुछ बायोकेमिस्ट्री में कर सकते हैं कि भाई ऐसे जेनेटिक इंजीनियर कर दीजिए माइक्रोब जो खुद उसको साफ कर दें, साफ कर देना। राइट? या कोई आप फंडामेंटल रिसर्च मटेरियल में कर सकते हैं जिससे गंदी ना हो, काइंड ऑफ थिंग। तो वो हम्म, इकोसिस्टम पे छोड़ दें। तो ये एक इंटरेस्टिंग वो है, पुश एंड पुल है बिटवीन अप्लाइड एंड ओपन एंडेड रिसर्च। पर आई थिंक बहुत कुछ इसमें होना बाकी है, और मतलब भी हम सब सरप्राइज और होंगे कि क्या क्या इसमें होता है। हम्म, हम्म। हम्म। पर वेनेवर बुश मॉडल इतना सक्सेसफुल था यूएस के लिए, तो अब उसको वो क्यों छोड़ रहे हैं? मतलब यूएस ने बहुत तरक्की करी, राइट, उस विजन के साथ, नहीं, एटलीस्ट 30-40 साल तो करी। वो कुछ छोड़ते नहीं है। अच्छा। वैनएवर बुश अच्छा। मॉडल को आई डोंट थिंक कोई छोड़ने वाला है। मैं तो सबको ये बताता रहता हूँ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में इन्वेंट हुई थी। ये तो 12 साल पुरानी बात ही है, यूनिवर्सिटी को सिस्टम में ही हम्म, वो बनी थी। और उसकी भी एक कहानी है कि वो कनाडा में क्यों बनी। उसकी हम्म, कहानी ये है कि कनाडा में वो इसलिए बनी क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स को कोई फंड करने को तैयार नहीं था। इतना बुरा नाम था एआई की वर्ल्ड में न्यूरल नेटवर्क, कि कोई फंड करने हम्म, को तैयार नहीं था। पर कनाडा में एक इंटरेस्टिंग स्कीम होती है साइंटिस्ट के लिए कि जो हाई अचीविंग साइंटिस्ट होते हैं उनको वो अनरिस्ट्रिक्टेड पैसा देते हैं, कुछ अमाउंट। इट इज नॉट बेस्ड कि अच्छा। आपने प्रपोजल क्या सबमिट किया है। तो वो पैसा वहाँ अवेलेबल था, तो इसलिए वो बनी। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि वैनेवर बुश मॉडल जो है वो उसको छोड़ेंगे। पर आप, हम्म, और जो प्रपोर्शन है, मिशन जो हम्म, बजट टोटल जा रहा है, जो प्रपोर्शन आप देखेंगे कि मिशन मोड में
पहले से अधिक बढ़ेगा काफी अब। गॉट इट। हम्म। अ, ओ, ओके। वरुण, थोड़ा सा हमें ये बताएंगे कि जैसे कि अगर हमें R&D या अनुसंधान को मापना है तो हम उसको कौन से पैमाने पे माप सकते हैं, और हम देशों के बीच में या कंपनीज के बीच में कौन बेहतर कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, इन दोनों के बीच में हम कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं कि क्या मापदंड है इन सब के लिए? क्योंकि आपने एक प्रकार से आपकी रिपोर्ट में इन सबको मापने की कोशिश की है कि उसका आप किस तरह से क्वांटिफाई करें कि भारत का आउटपुट ऑब्जेक्टिवली कैसा है R&D के क्षेत्र में, और दूसरे देशों या दूसरी कंपनियों के बनाम। तो ये इस अप्रोच के बारे में बताइए कि आपने इसको किस तरह से अप्रोच किया इस अपने रिपोर्ट के लिए। हाँ तो बिल्कुल ख्याति, तो इसमें वही एक बार मॉडल ले लेते हैं जो सौरभ ने बोला था, ओपन एंडेड रिसर्च और ट्रांसलेशनल रिसर्च का। तो जहाँ तक ओपन एंडेड रिसर्च की बात है, वहाँ हम देखते हैं रिसर्च पेपर्स को कि जो जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस में छपते हैं कि ऐसे एक देश कितने रिसर्च पेपर्स हर साल उनके साइंटिस्ट लिखते हैं, और जो पीयर रिव्यू होते हैं तभी वो जर्नल्स में जा सकते हैं। और उसमें देखेंगे आप तो इंडिया नंबर 3 पे है, काफी आगे है। हम्म। राइट, पर उसी में से कौन से ऐसे पेपर्स हैं जिनको हम हाईली साइटेड पेपर्स कहते हैं, जो डिस्टर्ब कर देते हैं साइंस को बिल्कुल नए तरीके। जैसे अभी हम एआई की बात कर रहे थे और जेफरी हिंटन की बात कर रहे थे, तो वो एक पेपर था जो डिस्टरप्टिव पेपर था। अगर हम क्रिस्पर की बात करें जेनेटिक्स में, दैट वाज द डिस्टरप्टिव पेपर। तो ट्रांसफॉर्मर्स वाला पेपर। ट्रांसफॉर्मर्स, हम्म। अटेंशन इज ऑल यू नीड, हम्म। तो ऐसे इतने पेपर्स, कितने पेपर्स एक देश कर पा रहा है, वो एक मापदंड होता है जिसमें इंडिया कहीं भी 9 से 15 के बीच में आता है। फिर हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज की रिसर्च रैंकिंग्स क्या है, वो भी एक अच्छा मापदंड है। उसमें भी अगर रिसर्च रैंकिंग्स में देखें तो ये तो दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि पहले 100 में तो कोई भी नहीं आता। हम्म। उसके बाद हम्म। थोड़ा सा डिबेटेबल है कि आता है कि नहीं आता, डिफरेंट रैंकिंग्स के हिसाब से। फिर आप अगर और ऊपर जाएं तो हम देख सकते हैं कि कितने नोबेल प्राइज मिले। कंप्यूटर साइंस में ट्यूरिंग अवार्ड दिया जाता है, कितने ट्यूरिंग अवार्ड मिले। मैथ्स में फील्ड मेडल दिया जाता है, कितने फील्ड मेडल मिले। तो ये एक पूरी हायरार्की है एक तरह से देखने के लिए कि ओपन एंडेड रिसर्च में एक देश कितना अच्छा कर रहा है। फिर अगर हम इसे अप्लाइड साइड पे देखते हैं तो एक मापदंड पेटेंट्स का हो गया कि कितने पेटेंट लिख रहे हैं। पेटेंट भी एक इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि पेटेंट एक तो मापदंड हो गया कि इनोवेशन हो रही है कि नहीं हो रही, और पेटेंट भी आप केवल क्या इंडिया में फाइल कर रहे हैं कि ग्लोबली फाइल कर रहे हैं, कितने देशों में उसको फाइल कर रहे हैं। पर पेटेंट ये भी हमें बताता है कि आपने जो इनोवेशन करी, आप उसका संरक्षण करने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। दैट मीन्स आपको लगता है कि इनोवेशन से वैल्यू है, नहीं तो आप वो पैसे नहीं खर्च करेंगे उसे प्रोटेक्ट करने में। तो वो एक मापदंड इसका भी है कि देश की जो हमारी इंडस्ट्री है उसको क्या लगता है कि हमें पेटेंट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। अगर उन्हें लगेगा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है इसको प्रोटेक्ट करने की, तो वो पेटेंट नहीं करेंगे। और पेटेंट्स में जब हम आते हैं, हम काफ़ी पीछे हैं जैसा कि हम सब जानते हैं। और इसके मापदंड और भी होते हैं। अगर हम और इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देखें कि अगर रिसर्च प्रोडक्टिव हो रही है इंडस्ट्री की, तो जो हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स हैं वो हाई होंगे उस देश के। द प्रोपोर्शन ऑफ हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स विल बी हाई। द प्रोपोर्शन ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स, जो हम और देशों से हमें लेना पड़ रहा है अपनी ज़रूरत के लिए, वो कम होंगे। तो इस तरह से हम इसको नाप सकते हैं कि पहला चीज की बेसिक R&D, ओपन एंडेड R&D कितना हो रहा है, और उसका ट्रांसलेशन कितना कितना हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली अभी कोई बहुत अच्छा मेट्रिक नहीं है ट्रांसलेशन के ऊपर जो बहुत ऑब्जेक्टिव हो जैसे पेपर्स है, क्योंकि अ, वो मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि कैसे आप बनाएंगे, क्योंकि उसमें यह है कि देश की टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी किस किस चीज में है। मैं उदाहरण दे सकता हूँ आपको कि क्या इस लेवल का इंजन ये देश आज के दिन बना सकता है, क्या इस लेवल का सोलर सेल इस दिन बना सकता है, इस तरह का रॉकेट बना सकता है कि नहीं बना सकता। पर जितना मैंने देखा है, अगर आप लोगों ने देखा तो मैं जरूर जानना चाहूंगा, मेरे को कोई ऐसा रूब्रिक मिला नहीं जिसपे किसी ने देशों को नापा है। इट इज मोस्टली सेकेंडरी फैक्टर्स जिससे वो ट्रांसलेशन को मेजर कर रहे हैं। मतलब सीधा नहीं मेजर कर रहे, आसपास की कोरिलेटेड चीजों को देख के कह रहे हैं कि कितनी ट्रांसलेशनल R&D हो रही है। हम्म।
हाँ बिल्कुल, जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है उसमें इनोवेशन और डिफ्यूजन दोनों मापते हैं। मतलब एक किस तरीके से उत्पन्न हो रही है नई टेक्नोलॉजी, और दूसरा उस टेक्नोलॉजी का फैलाव कैसे हो रहा है एक देश में। और जैसा आपने कहा, उसी पैरामीटर्स को लेके एक इंडेक्स तैयार किया जाता है। डायरेक्ट तो शायद कुछ मेजर नहीं। लेकिन इससे मेरा एक सवाल सौरभ के लिए। तो सौरभ, जब आपकी कंपनी तो डीप टेक कंपनी है, तो आप लोग का क्या आपने सोचा क्या कि आईपी क्रिएट करना चाहिए जब आप स्टार्ट कर रहे थे तब से? और अगर सोचा तो क्यों सोचा, और अगर नहीं सोचा तो क्यों नहीं सोचा? नहीं नहीं, डीप टेक का मतलब ही क्या अगर आईपी क्रिएट नहीं हो रहा है, राइट? हाँ। तो आईपी तो मतलब फंडामेंटल है। आईपी हम्म। तो है, आईपी तो होना ही चाहिए। प्रोडक्ट हम्म। कंपनी है तो आईपी होगा ही, डीप टेक ना भी हो बाय द वे, हम्म। राइट? अगर आप एक प्रोडक्ट कंपनी है तो आईपी होगा ही। अब हर आईपी पेटेंटेबल नहीं होता। मतलब अगर आप आईपी में जाएं तो मतलब यू कैन हैव, आपके पास ओरिजिनल कंटेंट हो सकता है, वो तो पेटेंटेबल नहीं है, वो भी तो आईपी है एक तरीके का। तो हम्म। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अलग अलग तरीके की होती है। आप डिसाइड कर सकते हैं क्या ये ट्रेड सीक्रेट है, क्या ये, इसको आप पेटेंट करना कॉपीराइट। चाहते हम्म। हैं, राइट? या सिर्फ कॉपीराइट करना चाहते हैं। एटलीस्ट हम्म। आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कॉपीराइटेड तो होगा ही ना आपका आईपी। हम्म। हम्म। तो आईपी, आईपी होना तो बेसिक चीज है, आईपी तो होगा ही होगा। डीप टेक का ये मतलब है कि पेटेंटेड भी है, यानी आप दूसरे को रोक भी सकते हैं ये चीज करने से। आजकल मैंने देखा एटलीस्ट, और मेरी भी ये माइंडसेट नहीं है कि हम कुछ इसलिए कर रहे हैं कि हम किसी को रोक सकते हैं। डिफेंसिबिलिटी ज्यादा एक रहता है कि हमको कोई करने से ना रोक ले। हम कर रहे हैं और कोई आके बोल दे कि अरे नहीं नहीं मेरा पेटेंट है, तुम भी ये चीज करना हम्म। बंद कर दो। लेकिन पेटेंट आपको करने के लिए ये फोर्स करता है कि आपने क्या सही में इनोवेशन किया है। वरना आप अपने दिल में तो खूब सोच ही सकते हैं, अगर आप हम्म। सही में पेटेंट फाइल करने जाएंगे तो एक प्रॉपर सर्च प्रोसेस होगा, लॉयर जाएगा ढूंढेगा। तो आप, थोड़ी सी ऑनेस्टी आ जाएगी। वरना आप दिल ही दिल खुश हो सकते हैं, मैंने तो कुछ तोप बना रखी है। पर हम्म। आप जब करने जाएंगे तो पता चलेगा अरे ये पेटेंट तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि इसने भी कर रखा है, उसने भी कर रखा है। लेकिन मेरे हिसाब से, आई मीन, इलॉन मस्क तो आजकल काफी खुलम खुला कहते हैं कि आप हमारी चीज कॉपी कीजिए, हम ऑफेंसिवली यूज नहीं करेंगे अपने पेटेंट्स। उन्होंने जैसे बोल रखा है, राइट, कि वो लोग नहीं करते हैं, और वो नहीं करते, उनकी स्टेटेड पॉलिसी है। तो आजकल वैली में जनरली वेंचर फंडेड कंपनीज में ऑफेंसिव पॉलिसी नहीं रह गई है ज्यादा। ये पुरानी कॉलकॉम वगैरह जैसी कंपनी विंडिक्टिव रहती थी, दूसरों के पीछे पड़ने वाली, वो अलग है जमाना। हाँ, पर आजकल नहीं रह गया। पर मेरे हिसाब से पेटेंट अच्छी चीज है, आपको करके थोड़ी ऑनेस्ट फीडबैक मिल जाता है कि ये जो आप सोच रहे थे और किसी ने, और उससे एक अच्छा भी रहता है, आपको आइडियाज भी आते हैं जी। पेटेंट करने का सोसाइटी का एक ये भी होता है ना रीजन, कि आप क्या कहते हैं, पेटेंट इसलिए करते हैं, पेटेंट करते हैं तो आपको दूसरे के आइडियाज दिखते हैं, आप उसके ऊपर बिल्ड अप कर सकते हैं। ओके, हम्म। कि आप, और वो अलाउड होता है। अगर आप उसके ऊपर एक और नॉन ऑब्वियस इंप्रूवमेंट करें, तो वो इकोसिस्टम में घुसना भी इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरे के पेटेंट पढ़ सकें, आप उनसे सीख सकें, और फिर आप अपने भी फाइल करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है मेरे हिसाब से ओवरऑल। तो हम तो करते हैं हाँ, तो पेटेंट्स फाइल। वरुण, फिर हम लोग जब आईपी प्रोटेक्शन देखते हैं तो इस तरीके की भी चीजें देखनी पड़ेंगी क्या, कि पेटेंट के अलावा भी कुछ चीजें हो रही हैं क्या? जैसा सौरभ बोल रहे थे कि क्या हम लोग कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो पेटेंट में कैप्चर नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी एक इनोवेशन की तरह हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इसके ऊपर? नहीं, देखिए, मैं सहमत हूँ सौरभ की बात से। तभी मैं कह रहा था कि ये एक इनडायरेक्ट मेजर है, राइट? हम्म। ये डायरेक्ट मेजर नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप पेटेंट करें। मुझे याद है कि एक सेमीकंडक्टर कंपनी में तो बोलते थे कि जो बेस्ट चीज है उसे तो हम कभी पेटेंट भी नहीं करते। हम हम्म। चाहते ही नहीं सामने वाले को पता चले कि हम वो यूज कर रहे हैं। वो तो सबसे छुपी हुई चीज है। पर इसीलिए जो हमने रिपोर्ट में भी किया था, जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे थे, ये रिपोर्ट हमने आईआईएफएल के साथ निकाली है। तो हमने कहा कि एक मेट्रिक से बात नहीं बनेगी, तीन चार चीजों को एक साथ देखते हैं। ये सब इनडायरेक्ट मेजर्स हैं, पर अगर हम मल्टीपल इनडायरेक्ट मेजर्स को देखेंगे तो एक पूरी पिक्चर बन जाएगी। तो उसमें पहला मेजर है आर एन डी इंटेंसिटी, जिसे कहते हैं। वो सिंपली है कि आप कितना आर एन डी में पैसा खर्च कर रहे हैं एज अ प्रपोर्शन ऑफ योर रेवेन्यू। पूरे रेवेन्यू में से इतना परसेंट हम आर एन डी को दे रहे हैं। अगर कंपनी को लगता है उसे आर एन डी से फायदा होगा, तभी वो आर एन डी में स्पेंडिंग करेगी। दूसरा है कि आप कितने हाईली एजुकेटेड लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, जिसका एक प्रॉक्सी है पीएचडी को कितना एम्प्लॉय कर रहे हैं आप। तो वो हमने दूसरा मेट्रिक देखा कि कितना प्रपोर्शन पीएचडी को एम्प्लॉय करा जा रहा है। फिर आप पेटेंट्स को देख सकते हैं, जिसके बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं। एंड फाइनली हमने पब्लिकेशंस को देखा। तो जब हम इन चार चीज़ों को देखते हैं तो हमें लगा कि एक पूरी पिक्चर सामने आएगी। सब कुछ, सारी चीज़ें झूठ नहीं हो सकती।
हम्म। राइट, कि अगर पेटेंट्स नहीं फाइल कर रहे होंगे तो R&D इंटेंसिटी हाई होगी, या पेपर पब्लिश कर रहे होंगे, या PhDs को एम्प्लॉय कर रहे होंगे। अगर सारी चीजें एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं तो इसका मतलब है कि कहीं प्रॉब्लम है। हम्म। राइट, तो इस प्रकार से हमने देखा। पर और भी चीजें कि अगर एक कंपनी R&D कर रही है और R&D का फायदा उसे मिल रहा है, तो इन दैट केस क्या क्या उस कंपनी के साथ हमें और देखने को मिलेगा। एक हमें उसे देखने को मिलेगा कि पर एम्प्लॉय रेवेन्यू बहुत हाई है। राइट, हम्म। जितने रेवेन्यू टू एम्प्लॉय रेशियो विल बी वेरी हाई, क्योंकि सर्विसेज कंपनी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो IP के बेसिस पे चल रही है। तो वो होगा, उसका प्रॉफिट मार्जिन हमें हाई दिखना चाहिए। हम्म। राइट, तो क्योंकि अगेन जितना वो खर्च रही है वो बहुत कम होना चाहिए एज अपोज टू जितना वो बना रही है, क्योंकि ये भी एक IP ड्रिवन कंपनियों की खासियत है। हम ये भी देख सकते हैं कि क्या वो जो चीज़ बनाती है वो केवल अपने देश में बेच रही है या पूरी दुनिया में बेच रही है। ये भी एक मापदंड है। तो अगर ऐसे मापदंडों को हम देखें तो हम ये भी देख सकते हैं कि क्या इंडिया की कोई भी कंपनी बहुत बड़ी बनी क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्योंकि फाइनली अगर IP बेस्ड कंपनी होगी तो बढ़ेगी मार्केट कैपिटलाइजेशन। राइट, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी इंडिया से नहीं है, AI कंपनी इंडिया से नहीं है। राइट, किसी भी आप टॉपिक पे बात करें तो वो जो सेक्टर में जो लार्जेस्ट कंपनी होती है वो इंडिया से नहीं है। वो भी एक सिग्नल है इस हम्म। चीज का कि R&D और इनोवेशन लेड कंपनीज हम नहीं बना रहे। अब जो मैंने अभी तक बोला इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि विद लेसर कम इनोवेशन करके इंटरनेट बेस्ड कंपनी भी बहुत बड़ी बन जाती है। हम्म। राइट, पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अगर आपको ग्लोबल कंपनी बनानी है तो उसमें IP सूनर या लेटर IP की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जो पूरी कहानी है उसका मतलब ये है कि अगर आप उसको किसी भी एंगल से देख लीजिए, मतलब कोई एंगल से ये नहीं लगेगा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं हम हम्म। इनोवेशन में। लोग कभी इस पैरामीटर के पीछे छुप जाएंगे, कभी उस पैरामीटर के पीछे छुप जाएंगे, पर पूरी पिक्चर देखेंगे तो बात ये, आई थिंक इस पे हमें ड्वेल नहीं करना चाहिए ये कहने में, जो कई बार इंडिया चली जाती है इसी पे, नहीं नहीं हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका मापदंड गलत है। हम्म। हमें उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, वहाँ हमारा फोकस होना चाहिए। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, लगता है वो समय आ गया है कि हम इसे सुधार पाएंगे। नहीं, और आपने सही बात कही। वैसे भी हर इंडेक्स का तो एक प्रॉब्लम यही रहता है कि आप कुछ ना कुछ तो मेजर करना है उसमें। हाँ, परफेक्ट तो नहीं हो सकता कोई हाँ, भी इंडेक्स। तो इंडेक्स के ऊपर ये क्यों लिया ये नहीं लिया उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं है। लेकिन हम लोग पीछे जाते हैं और जो सवाल आपने पोस्ट किया उसी के ऊपर बात करते हैं। तो एक बात, जैसे कि नौशाद फोर्ब्स ने बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखे थे बिजनेस स्टैंडर्ड में इसी इंडस्ट्री R&D पे, और वहां पे पता पड़ता है कि भारत की जो सबसे बड़ी कंपनियां, आप स्टार्टअप्स तो छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी कंपनियां भी है, टॉप 10 कंपनीज का उन्होंने लिस्ट निकाला कि वो कितना प्रतिशत उनका रेवेन्यू या R&D पे स्पेंड करी है, और उसमें भी भारत काफी पीछे है, मतलब भारत की कंपनियां। तो ऐसा क्यों है? मतलब जो सबसे अमीर कंपनीज हैं वो तो सोच सकती हैं कि IP मैं 10 साल बाद क्या एक प्रोडक्ट बनाऊंगा, उसमें इन्वेस्ट करूंगा, और काफी देशों में ऐसा ही होता है। अब चीन की भी बात करें तो चीन में भी मैंने देखा है 60% उनका R&D इंडस्ट्री R&D है, सिर्फ 40% सरकार के R&D के थ्रू है। तो वहां भी हो रहा है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? बड़ी कंपनीज भी क्यों नहीं स्पेंड कर रही है R&D पे? तो प्रणय, मैं आपको अपना व्यू पॉइंट बताता हूँ। हम्म। मतलब ये तो क्योंकि इस पे कई व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। पर देखिए, जैसे आपने कहा, राइट, अगर R&D में आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगा, तो उसके लिए हम्म। आपको साहस चाहिए, स्ट्रैटेजी हम्म। चाहिए, और इकोसिस्टम भी चाहिए। राइट, हम्म। और वहीं हम इसको एक तरह से समझ सकते हैं कि ये एक मार्केट फेलियर सिचुएशन है, जहाँ लोग लॉन्ग टर्म, जो बाद में अगर उसका रिजल्ट आने वाला है और ये श्योरिटी नहीं है कि वो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। राइट, तो उसका कारण ये भी है कि शायद उनके अभी पेट भरे हुए हैं। जो वो बिल्कुल। अभी कर पा रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, या जो सर्विसेज दे रहे हैं, इनोवेशन तो खैर नहीं कर रहे हैं, पर जो सर्विसेज दे रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उसी से उनको काफी मुनाफा आ जाता है, तो उनके पेट भरे हुए नहीं है, लॉन्ग टर्म के बारे में वो सोच रहे हैं। पर अभी जो दो कंट्रीज के बारे में हम बात कर रहे थे, एक बार हम उनके एग्जाम्पल देखते हैं और फिर देखते हैं इंडिया में क्या हो रहा है। अगर आप US से देखें तो जैसे कि सौरभ कह रहे थे कि वैनएवर बुश मॉडल ने बहुत US का फायदा किया। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया था। तब से US गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, R&D एक प्रायोरिटी है। उन्होंने R&D को पैसे दिए। उन्होंने ऐसे मॉडल्स बनाए जिससे उनकी डिफेंस और स्पेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिवर्सिटीज के साथ काम करें, जो इंडस्ट्री है वो यूनिवर्सिटीज के साथ काम करे। उन्होंने इंडस्ट्रीज को भी पैसे दिए, बहुत टैक्स ब्रेक्स दिए। तो
1930-40 से ये शुरू हो गया यूएसए के अंदर। अगर एक और इंटरेस्टिंग चीज अगर आप देखें, अगर आप यूएस का स्टार्टअप इकोसिस्टम देखें, तो शुरू से ही डीप टेक था। उन्होंने चिप बनाए, हम्म। उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर बनाए, उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। ये इंटरनेट से पहले की बात थी। तो उस समय अगर हम सोचें, बड़ी कंपनी बनाने के लिए आपको इनोवेशन करना ऑलमोस्ट आवश्यक था, नहीं हम्म। तो आप नहीं बना सकते थे, राइट? ओलिगार्की वगैरह को छोड़ दीजिए, पर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो स्केलिंग हमें इंटरनेट दे देता है आज के दिन, वो उनके पास नहीं था। तो उनका इकोसिस्टम तो शुरू ही डीप टेक से हुआ। हमारा ये इकोसिस्टम शुरू हुआ इंटरनेट से, उनका इकोसिस्टम डीप टेक से शुरू हुआ। अगर आप चाइना को देखें, उन्होंने पहले मैन्युफैक्चरिंग स्केल करी, हम्म। और फिर उससे भी वो, पहले असेंबली की, फिर मैन्युफैक्चरिंग की। बिल्कुल उससे पहले असेंबली करी, फिर मैन्युफैक्चरिंग करी, पर वो बहुत जल्दी समझ गए कि आर एन डी से ही डिफरेंशिएशन आएगा। तो 90s के शुरू से ही उन्होंने आर एन डी के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, वो इकोसिस्टम बिल्ड करना शुरू कर दिया। उनको 30 साल लगे ये करने में। क्लियरली स्टेट का एक इंटरवेंशन उसके अंदर रहा। अगर आप इंडियन इंडस्ट्री का कंपोजिशन देखते हैं, तो वो मोस्टली सर्विसेज रहा, जेनरिक्स के ऊपर रहा, मैन्युफैक्चरिंग बेस कभी बना नहीं। जो हमारी स्टार्टअप्स आई, वो इंटरनेट प्लस सर्विसेज की तरह बनी। अगर उसमें भी देखें, जो मेजर है उसमें सब में इंटरनेट प्लस सर्विसेज, ये केवल इंटरनेट वाली बहुत कम है। तो इसके अंदर अभी इन इन मैकेनिज्म से इन्होंने अपना पहले पैसा बनाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब इनको और इसमें थोड़ा सैचुरेशन आएगा और कंपटीशन फील होगा, एट दैट टाइम ये आर एन डी में और इन्वेस्ट करेंगे। पर उसके लिए हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उसके लिए वेट करेंगे तो हम पहले ही रेस हार जाएंगे। इसीलिए इस मार्केट फेलियर जो मैं आपको बता रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की एक बहुत अहम भूमिका है कि वो इंसेंटिव दे, डी रिस्किंग करे, जिसमें इंडस्ट्री को भी हैज टू आल्सो पुट देयर स्किन इन द गेम, पर सरकार भी उसमें डी रिस्किंग करे। इंसेंटिव है, सब देश देते हैं, जिससे ये मार्केट फेलियर को सॉल्व करा जा सके। ऐसा मेरा मानना है। और जैसे कि आपने नौशाद फोर्ब्स के आर्टिकल की बात करी, एक काफी डिबेट चला था, दो तीन लोगों ने अलग अलग आर्टिकल्स लिखे थे। एक सौरभ ने भी मुझे भेजा था कि एक का कहना था कि केवल इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत हाई हो तो अपने आप इनोवेशन हो जाएगा। फिर नौशाद ने वापस लिखा था कि हम्म। नहीं, दिस मे और मे नॉट बी ट्रू एंड सो ऑन सो फोर्थ। पर मेरा उसमें क्लियरली मानना है कि अगर हम विश्व में एग्जाम्पल्स देखें, तो सरकार ने इंटरवीन किया है। सरकार हैज टू इंटरवीन। ये कहना कि केवल जब कंपटीशन बढ़ेगा अपने आप इंडस्ट्री आर एन डी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। इस पे मारियाना मुजाकाटो नाम के एक इकोनॉमिस्ट हैं जो यूके में, उन्होंने बहुत लिखा है, एंड उसकी अब बहुत सारी अप्रोचेस भी आ गई हैं। हम्म। तो मेरे ख्याल अब शायद धीरे धीरे इंडस्ट्री भी इसकी तरफ ज़्यादा बढ़ेगी, पर इसमें उतना ही सरकार का भी रोल है। हाँ, मैं इसमें जस्ट सप्लीमेंट्री जोड़ दूं कि सरकार का रोल तो है, यूएस में बहुत बड़ा रोल रहा है। जैसे कि स्पेस एक्स के 10 साल तो नासा ने फंड किए हैं। बिल्कुल। उसके अलावा स्पेस एक्स अभी तक जिंदा नहीं रहता। तो और डार्पा के बारे में भी हम लोगों ने पता ही है, मॉडर्ना वैक्सीन जो आई वो पहले तो किस तरीके से सरकार इंटरवीन करे वो जरूरी है। और जैसा आपने कहा, इसमें क्लियर मार्केट फेलियर है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का, कि उसका फायदा पूरे शायद विश्व को होगा ही, और ना कि सिर्फ उस कंपनी को। तो वो अंडर इन्वेस्ट होगा ही, तो इसीलिए लोगों को कुछ ना कुछ इंटरवीन सरकार का जायज है, इकोनॉमिक्स की दृष्टिकोण से भी। तो हाँ, क्या थी, आप कुछ बोल रहे थे? तो वरुण, मैं ये पूछना चाहती थी कि सरकार फिलहाल किस प्रकार के इंसेंटिव्स दे रही है, और समझो पिछले एक दशक में वो रुझान कैसा रहा है? क्या वो बेहतर हुआ है या घटा है सरकार के इंसेंटिव्स R&D के प्रति, स्पेशली कॉर्पोरेट R&D को इंसेंटिवाइज करने में? और दूसरा कि क्या यूनिवर्सिटीज और हमारी कंपनियां भी बिल्कुल जुड़ी नहीं है, और हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, हमारा बेस्ट टैलेंट एक्चुअली सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जाता है, जो शायद इतनी इंटीग्रेटेड नहीं है कंपनियों के साथ? तो क्या उसमें कुछ सुधार आया है आपकी, जो हमारी पिछली चर्चा हुई थी और उससे अभी तक में कुछ उसमें बेहतरी हुई है, या और कुछ हो सकता है उसमें? तो ख्याति, जो आपका पहला सवाल था कि कॉर्पोरेट को इंसेंटिव क्या सरकार दे रही है, ये बेटर हुआ है या वर्स हुआ है, ये अनफॉर्चुनेटली वर्स ही हुआ है। क्योंकि एक गवर्नमेंट टैक्स ब्रेक देती थी 200% R&D एक्सपेंडिचर पे, जो सरकार ने वापस ले लिया। और सरकार का उसमें कहना ये है कि कंपनियां जो थी वो एक्चुअली R&D पे स्पेंड कर ही नहीं रही थी।
वो बस दिखा रही थी कि हम ये R&D पे स्पेंड कर रहे हैं और उसका बेनिफिट ले रही थी, तो उन्होंने वो हटा लिया है। पर हम आगे बात कर सकते हैं कि आगे क्या सोच है और क्या वो करेंगे। और दूसरी जो आपने सवाल पूछा कि क्या जो हमारी यूनिवर्सिटीज है, एकेडमिया है, वो इंडस्ट्री से बेटर काम कर रही हैं, जब शायद हमने 6 साल पहले बात की थी उससे बेटर काम कर रही हैं। पर अभी भी बहुत स्कोप है, मतलब अभी भी जितना होना चाहिए। देखिए, ये मैं कह दूं कि दुनिया में कहीं भी ट्रांसलेशन बहुत कम हो पाती है, राइट। ये यूएसए का भी एक्सपीरियंस है। जब क्यों लोग वैनेवर बुश मॉडल को क्रिटिसाइज करते हैं, वो यही है कि अगर आप एक्चुअली आरओआई देखेंगे तो बहुत कम होती है। पर मानना है, ये क्यों फिर भी उसमें वैल्यू है, इज द आइडिया ऑफ पावर लॉ, कि वो जो थोड़ा सा भी ट्रांसलेट, अगर जो डिस्ट्रप्शन हर कुछ सालों में आ जाती है, वो सबके लिए पे ऑफ कर देता है, हम्म। जितना भी नुकसान हुआ है। पर हम्म। इंडिया में बहुत कम है जो यूनिवर्सिटी और एकेडमिया, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री की कोलैबोरेशन है। कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि आईआईटी मद्रास में जो इंडस्ट्री पार्क बना है, उससे कुछ अच्छी कंपनियां निकल के आई हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो लोग इस पे काम कर रहे हैं। पर मैं कहूँगा अभी भी ये डेवलप नहीं हुआ है। जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप हो गया, डीप टेक वाला अभी नहीं हुआ है, वो हो रहा है। उससे इससे भी मैं उसी श्रेणी में डालूंगा कि ये इनफ डेवलप नहीं हुआ है उसमें। और इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स हैं कि कुछ तो हम कल्चरल इश्यूज वगैरह को मैं परे छोड़ देता हूँ। पर बेसिक जो कंपनियां ये हमें बताती है कि अगर उन्हें यूनिवर्सिटी के साथ काम करना है तो उसकी कॉन्ट्रैक्टिंग में 1 साल लग जाता है, इतना हम्म। कॉम्प्लिकेटेड है वो कॉन्ट्रैक्टिंग। अभी भी लोगों को आईपी शेयरिंग की क्लैरिटी नहीं है, राइट। मतलब इट इज नॉट कि हमें क्लैरिटी, अगर हमें मना करना है तो भी वो भी क्लैरिटी है कि हम नहीं देंगे। पर हाँ। आपको क्लैरिटी ही नहीं है, तो आप बस कागज एक दूसरे को दिए जा रहे हैं और डरे हुए हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसमें अभी बहुत काफी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है मेरे हिसाब से। हम्म। हम्म। तो ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। और जैसा आपने कहा वरुण आगे पिछले सवाल के बारे में कि बड़ी कंपनी उसके शायद पेट भरे हुए हैं, आपने ऐसा बोला। मुझे लगता है कभी कभी कि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हम लोग इतने प्रोटेक्शनिस्ट हैं और हमारा मार्केट इतना बड़ा है। तो कई कंपनीज ऐसे भी बोल सकती है यार मैं इंडिया में मतलब कंपटीशन थोड़ा रोक दो, फॉरेन कंपनीज को मत आने दो, इंडिया में इतने लोग हैं और जनरली जीडीपी बढ़ ही रहा है तो मार्केट भी बढ़ रहा है, तो मैं उसी में जो छोटा मोटा इनोवेशन है कॉपी करके वो दे देता हूँ। मुझे क्यों सर फोड़ना है कि कुछ नया बनाओ। तो ऐसा लगता है कि आपको कि ये एक रीजन हो सकता है। नहीं, ये मेरे को लगता है कि ये कुछ हद तक रीजन है पर पूरा रीजन नहीं है। और ऑफ कोर्स जो मतलब ये तो वेल अंडरस्टूड है कि 90 से पहले तो ऐसे ही चलता था और तब कुछ हम्म। भी इनोवेशन नहीं हुई। और उसके बाद में हमने मार्केट को खोला है। तो मुझे लगता है कि ये जो है ये पार्ट ऑफ द रीजन है, क्योंकि ऐसा हमारी कई कंपनीज हैं जो ग्लोबल एरिया में कॉम्पीट करती भी हैं, बाइक्स में भी करती हैं और चीज़ों में भी करती हैं। तो वो एपेटाइट है। पर एक इसमें नहीं एक पर और देखिए ना, बाइक्स में हार्ली डेविडसन को हम लोगों ने नहीं आने दिया, या फिर हुआवे को हम लोग ने नहीं आने दिया टेलीकॉम में। उसके अलग कारण भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ हम लोग इस इंडस्ट्रीज, बड़े इंडस्ट्रीज में भी ऐसा कर देते हैं अभी। हाँ। तो उसमें दो, देखिए इसमें दो, ये एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय है। हम्म। तो मैं आपको अपना इसमें वो दे देता हूँ जो व्यू पॉइंट है, क्योंकि हम्म। इसमें कई व्यू पॉइंट हैं। और अभी भी कुछ सरकार में नई पॉलिसीज लिखी जा रही है जिसपे बहुत डिबेट हो रहा है, इसी पॉइंट पे जो आपने उठाया। देखिए क्या हुआ है कि मेरे ख्याल, अगर हम 5 से 10 साल पहले की बात करें तो पूरी वर्ल्ड अलाइन थी एक फ्री मार्केट की तरफ। अब वो केवल इंडिया नहीं है जो इसको क्वेश्चन कर रही है, जिन्होंने इसको सबसे पहले बनाया और सबको फैलाया वो भी इसको क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। तो समय बदल गया है पहले से। पर अगर इसको ऑब्जेक्टिवली देखें तो मुझे दो चीजें लगती हैं कि एक तो है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, जिसमें आपको अब मोर एंड मोर व्यू ये है नेशनल सिक्योरिटी और आत्मनिर्भरता की तरफ से, कि ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में आपको खुद इंडिजिनियस कैपेबिलिटी बिल्ड करनी चाहिए। क्योंकि जो जियो पॉलिटिक्स है दुनिया की वो बदल गई है जिस जियो पॉलिटिक्स में अब हम जी रहे हैं। और मेरे को भी ऐसा लगता है कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में हमें दो तरीके हैं, हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में हमें उसका रिस्क ना उठाना पड़े। एक ये है कि हम खुद इंडिजिनियस कैपेबिलिटी बनाएं, या एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां हम एक गिव एंड टेक सिचुएशन में, कि अगर हम किसी पे निर्भर हैं तो वो भी हम पे निर्भर है किसी और चीज के लिए। तो ये जो टाकरा है वो चलता रहे, क्योंकि नहीं तो इन
कोई अगर एक्सट्रीम सिचुएशन आती है तो उसमें भारत का लॉस होना चाहिए। तो एक ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का पीस है। और दूसरा ये है कि जहाँ नई इनोवेशन हो रही है कुछ एरियाज के अंदर, वहाँ कुछ समय तक मॉडरेट टैरिफ, रीजनेबल टैरिफ के लिए जगह है मेरे हिसाब से। एंड स्पेशली क्योंकि और देश ऐसे हैं जो डंपिंग कर रहे हैं इंडिया में। तो जो आपने एग्जांपल दिया वो डंपिंग का शायद एग्जांपल ना हो, पर अगर हम चीन को देखें तो वहाँ स्टेट सब्सिडाइज्ड चीजें बन के इंडिया में डंप हो रही हैं। तो उसको इन सम एरियाज फॉर सम टाइम यू, मेरे हिसाब से आपको टैरिफ डालना पड़ेगा, जिससे कि इंडियन इंडस्ट्री जब तक मेच्योर हो रही है उस एरिया में, तब तक आप उसको थोड़ा रोक सके। तो ऐसा मेरा विचार है। पर एज ए सेड ये बहुत हाईली डिबेटेबल है। आपके हाँ और विचार है तो मैं डेफिनेटली सुनने के लिए आतुर हाँ, हूँ। नहीं नहीं, मैं तो आपसे डिसएग्री करता हूँ, लेकिन खैर हम लोग उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने कई बार इसके ऊपर पुलियाबाजी में बात की है। लेकिन हाँ, एक बात तो है इससे कि कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से हमारी बड़ी कंपनियां भी इन्वेस्ट नहीं कर रही है। अब एक इसका कारण ये हो सकता है, जैसे आपने कहा, सरकार इनफ नहीं कर रही है, या दूसरा कारण हो सकता है कंपनियों में ही या तो सोच में कुछ बाधाएं हैं, या फिर और कुछ कारण है जिसकी वजह से कंपनी भी ये नहीं सोच रही है। तो ये दो कारण हो सकते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे थे, अगर हमें सोचना है कि किस तरीके से डीप टेक कंपनीज को बढ़ावा दिया जाए, तो एक चीज हम लोग सोच सकते हैं कि दो कारण होते हैं डीप टेक में। एक, या तो जेस्टेशन पीरियड काफी लंबा होता है किसी भी चीज को, प्रोडक्ट को कॉन्सेप्चुअलाइज करने से मार्केट में लाने तक उसका टाइम बड़ा लंबा रहता है कंपेयर टू सर्विस स्टार्टअप। और दूसरा रहता है कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा रहती है, तो इसी वजह से कई कंपनीज भी नहीं कर पाती। तो आपको लगता है क्या कि ये दोनों मुख्य फैक्टर्स हैं जिसको हमें सॉल्व करना है, या फिर और कोई तीसरा चौथा फैक्टर है जिसको सॉल्व करने से हम लोग हमारे डीप टेक इकोसिस्टम को जल्दी आगे बढ़ा पाएंगे? नहीं, आई थिंक आपने सही कहा। ये दो फैक्टर्स हैं जो, एक तो लैक ऑफ कैपिटल और हायर जेस्टेशन पीरियड जो है डीप टेक, जो डीप टेक स्टार्टअप्स बन रही हैं उसके लिए। और एक बेख्याल उसके साथ जोड़ सकते हैं कि एक सोच का भी फर्क है। अगर आज के दिन आप जाके बात करते हैं वीसी से या इन्वेस्टर से, तो ऐसी कंपनियां चाहती हैं जो 3 या 6 महीने में प्रोडक्ट मार्केट पे ले जाएं। 9 महीने में तो ये सवाल पूछने लग जाते हैं कि आपके यूजर ग्रोथ क्या है। हम्म। और डीप टेक कंपनीज तो ऐसी आती है तो 2 से 4 साल अगर आप बाहर देखें तो प्रोडक्ट मार्केट में ही नहीं आता। रिसर्च चल रही होती है उसके ऊपर। तो ये एक डेफिनेटली एरिया है जो, जहां सरकार इंटरवीन कर सकती है बाय मेकिंग मोर फंड्स अवेलेबल। जैसे कि स्टार्टअप इंडिया के साथ किया गया, वैसा डीप टेक फंड बनाया जा सकता है जो इसको जो इसमें मोर कैपिटल इन्फ्यूजन करे डीप टेक कंपनीज के लिए। और अभी सरकार ने एक स्पेस के लिए फंड बनाया है, स्पेस स्टार्टअप्स के लिए। पहले डिफेंस के लिए बनाया था, आईडेक्स करके बनाया था, जिसको भी कुछ सफलताएं हासिल हुई हैं। पर अभी मेरा इसमें एक और कहना है प्रणय, कि हमें केवल वीसी मनी की बात नहीं करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि बाहर रिसर्च फिलेंथ्रोपी कितनी बड़ी है, हम्म। कितना पैसा। अगर ओपन एआई को भी देखा जाए, वो नॉन प्रॉफिट की तरह स्टार्ट हुई थी। अगर आप अभी देखें कि फिलेंथ्रोपिक मनी जो एआई में जा रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है। मतलब इंडिया में तो कुछ है ही नहीं, रिसर्च फिलेंथ्रोपी नाम की चीज बहुत छोटी है, बहुत। किरण मजुमदार, क्रिस गोपाला कृष्णन, दो कुछ थोड़े से लोग हैं जो कुछ पैसे देते हैं। बट रिसर्च फिलेंथ्रोपी इज टोटली मिसिंग। मतलब बाहर आज के दिन ये भी आर्ग्यू हो रहा है यूएसए में भी, कि जो रियल इनोवेशन है, डीप टेक इनोवेशन है, वीसी मॉडल उसे फिट भी करता है कि नहीं फिट करता। हम्म। राइट। और उसके बीच में जरूरत है एक फिलेंथ्रोपिक कैपिटल की फॉर सम टाइम टू सी सम ऑफ दीज इनोवेशन, जो बहुत लॉन्ग जेस्टेशन इनोवेशन है। और शायद ये यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी नहीं हो सकती, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिस्टम को सबसे ज्यादा जहाँ सफलता मिली है वो ओपन एंडेड रिसर्च में मिली है। और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मोर मिशन ड्रिवन रिसर्च है, और शायद उसको वीसी पैसे दें ही ना। तो वो तो इंडिया में बिल्कुल है ही नहीं। राइट। तो या तो वो सरकार से आए या वो फिलेंथ्रोपी से आए। मुझे लगता है कि वो फिलेंथ्रोपी से भी आना चाहिए, क्योंकि जब फिलेंथ्रोपी से कोई पैसा आता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट तरीके से रन करती है। वो अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाती है, एक शेयर्ड सेट ऑफ लोग होते हैं जो उनके साथ काम करते हैं, जो उनकी हेल्प करते हैं, एंड सो ऑन। राइट। जो सरकार से पैसा आता है वो बहुत डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी एक अब समय आ गया है कि अगर हम
फिलेंथ्रॉपी के फिगर्स देखें, पहले से इंडिया में बहुत इम्प्रूव हुए हैं, पर अभी भी एक जो अलग विषय है, आज हम उस विषय पर बात नहीं कर रहे, कि बहुत सारा फिलेंथ्रॉपी का जो पैसा है वो जाता है प्रोग्रामेटिक मनी की तरह, जो है कि आपको पैसा मिला, आपने आगे किसी के रूप से दे दिया, चाहे किसी को खाना खिला के दे दिया, किसी की मेडिकल बिल पे करके दे दिया, वो पैसा बहुत है। जिसको हम इनोवेशन कैपिटल कहते हैं या ऑर्गेनाइजेशनल मनी कहते हैं, वो बहुत कम है। और अगर इससे भी एक स्टेप ऊपर जाएं कि साइंस एंड रिसर्च इनोवेशन के लिए आप फिलेंथ्रॉपिक पैसा दे रहे हो, तो वो तो है ही नहीं, राइट। तो मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल उसका भी समय आ गया है। हम्म। अब इसके बारे में एक पहल करने का समय आ गया है, और अगर कुछ बड़े एग्जाम्पल्स बनेंगे तो शायद उससे और लोग भी देखेंगे, सीखेंगे और आगे से लेके जाएंगे। बिल्कुल, मतलब समाज, सरकार, बाजार, तीनों का रोल है इसमें। और समाज का पैसा तो सीएसआर मनी की वजह से अब कुछ ही क्षेत्रों में बाध्य हो गया है, और उसकी भी इतनी सारी रेगुलेशंस है, तो कोई भी स्पेंड नहीं करना चाहेगा इस नए एरिया में। लोग वही सेम एजुकेशन, हेल्थ वगैरह पे, जो कि एक्चुअली सरकार को करना चाहिए। हाँ तो जी। वो प्रॉब्लम तो है। लेकिन ये भी मैं थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता था, वरुण, जैसे कि अगर जेस्टेशन पीरियड प्रॉब्लम है, तो जो सॉल्यूशंस है वो थोड़े अलग होंगे कंपेयर टू अगर कैपिटल प्रॉब्लम है। जैसे अगर जेस्टेशन पीरियड प्रॉब्लम होगा तो शायद एडवांस मार्केट कमिटमेंट्स देने होंगे। जैसे नासा ने बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट किया कि बिल्कुल। स्पेस इस टाइप की हमें प्रोडक्ट चाहिए, फिर स्पेस एक्स ने बोला हाँ मैं करूंगा, या और बोइंग ने भी बोला मैं करूंगा, फिर फाइनली स्पेस एक्स को मिल गया। तो उसे हम लोग कहते हैं बायर ऑफ फर्स्ट रिजॉर्ट, कुछ लोग इस तरीके से बोलते हैं। और दूसरा, अगर कैपिटल प्रॉब्लम है, अपफ्रंट कैपिटल, तो शायद हाँ पैसा देना पड़ेगा, किस तरीके से एडवांस ग्रांट्स दे पाए वगैरह वगैरह। तो इसके ऊपर थोड़े फ्रेमवर्क की मुझे लगता है जरूरत है कि क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है डीप टेक का, जेस्टेशन पीरियड प्रॉब्लम है या कैपिटल। हर क्षेत्र में शायद सेम प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? नहीं, मेरे हिसाब से दोनों प्रॉब्लम है, और जिस तरह हम्म। मैं इसको सोचता हूँ वो ये है कि आप और जिस तरह हम हमारी पॉलिसी सजेशन है, वो जो आपने बोला उससे बिल्कुल सहमत है कि डिमांड साइड भी आपको इंटरवेंशंस करने हैं और सप्लाई साइड भी करना है, हम्म। और दोनों में अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो शायद अगर आप दोनों को अलाइन करके करेंगे, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा उससे बेनिफिट मिल सकता है। तो मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। तो पर अगर आप डिमांड साइड पे देखिए, एक आपने बोला कि सरकार प्रोक्योरमेंट की गारंटी दे दे कि अगर आप इस तरह का कुछ हम्म। बनाएंगे तो हम प्रोक्योर कर लेंगे। लेट से आप इस एफिशिएंसी के सोलर सेल बनाएंगे हम्म। इंडिजीनियसली, तो हम इसे मास प्रोक्योर कर लेंगे क्योंकि हमारा सोलर मिशन चल रहा है, हम उसमें इसको यूज कर लेंगे। तो इस तरह की गारंटी आप सरकार प्रोक्योरमेंट की दे सकती है, पहले भी कुछ चीज़ों में दी हुई है। और पर ऐसी चीज़ों के लिए जिसके लिए भी टेक्नोलॉजी नहीं है देश में, हाँ। तो ऐसी चीज़ें जो सरकार खुद यूज कर सकती है बल्क में, उसके लिए प्रोक्योरमेंट गारंटी दे दे। एक और तरीका उसका ये है कि पीएलआई तो सरकार देती है, आप आरएलआई दे दें, रिसर्च लिंक्ड इंसेंटिव। सेम मॉडल है, जो ऐसी चीज जो आज नहीं देश में बन सकती पर आप चाहते हैं उसे इंसेंटिवाइज करना कि वो बनाई जाए देश में, उसको आप कहें कि हम सब्सिडी देंगे अगर आपने बना के इसको इंडिजीनियसली मार्केट में ले आए तो ये आपके डिमांड साइड मेजर्स हो सकते हैं टू इंसेंटिवाइज कि लोग वो बनाएं। और इसमें वेस्टेज और लीकेज सबसे कम है, क्योंकि अगर बना तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, अगर नहीं बना तो इंसेंटिव जो है वो आपके लिए नहीं होगा। पर इसमें वही प्रॉब्लम होती है कि कई बार ऐसा करने के बाद भी लोग नहीं उठते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये हमने प्रॉब्लम जब ग्रैंड चैलेंज अप्रोच लेते हैं साइंस में तब भी देखी है कि कहना बड़ा आसान होता है कि ये ग्रैंड चैलेंज बना दो, पर एक तरह से जब टीम्स बनती हैं, लोग साथ जुड़ते हैं और अच्छी टीम्स बनती हैं, तभी वो सॉल्व होता है। तो जरूरी नहीं है कि ये सॉल्व कर दे, पर मेरे हिसाब से ये करना चाहिए। और दूसरा है जो हम सप्लाई साइड पे मेजर करें, जिसमें आपने इसकी बात करी कि डीप टेक कंपनीज के लिए फंड ज़्यादा अवेलेबल कर दिए जाएं एंड सो ऑन। पर इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिसका मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि सरकार ने एएनआरएफ बनाया है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसका अभी आइडिया ये है कि ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ को पैसे देंगे, साइंटिस्ट को पैसे देंगे, उसमें नॉन प्रॉफिट्स को भी पैसे देने की बात की गई है। एंड ये मिशन लिंक्ड होगा। एक मिशन अनाउंस हो चुका है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, जिस पे सरकार कह रही है कि आप प्रपोजल लेके आइए, 4-5 टीम्स को वो फंड करेंगे, उनको नोट्स कह रहे हैं वो, जहाँ एक सैंडबॉक्स बनेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बनाने का और इनोवेशन करने का। पर जो एनआरएफ है वो फंड करेगी अर्ली टीआरएल्स टू मिड टीआरएल्स में, और ये पैसा यूनिवर्सिटीज में जाएगा।
TRL मतलब टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल। टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल। आपके ऑडियंस में मैं कह सकता हूँ कि जो चीज़ अभी रिसर्च हो रही है लैब में ही है, अभी पता नहीं है हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो अर्ली टीआरएल में होती है। जब वो लैब में डेमोन्स्ट्रेट हो जाती है प्रोटोटाइप के रूप में कि ये हम कर सकते हैं, तो वो मिड टीआरएल्स में चली जाती है। और जब हम उसे मास प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि हर तरह की कंडीशन में ये चलेगी, तो वो लेट टीआरएल्स में हो जाता है। तो सरकार ऑलरेडी एनआरएफ में कुछ फोकस एरियाज ढूंढ के उसमें फंडिंग यूनिवर्सिटीज को देगी। इन्हीं मिशंस में जो दूसरा फंड है सरकार ने जो अनाउंस कर चुके हैं, ये 1 लाख करोड़ का इस डेट फंड बजट में, हाँ, इस हालिया के। बजट में, वो उसी एनआरएफ से अलाइन करके आगे इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स को पैसे दे सकता है। तो उससे क्या होगा कि आपकी पूरी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आप पैसे आ जाएंगे एक टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। और अगर सरकार कहती है कि ये 6-7 टेक्नोलॉजी पे हम फोकस करना चाहते हैं, तो वो होने लग जाएगा। इसमें बस मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि उसमें तो अदर प्रिंसिपल ये है कि जब भी सरकार अगर इंडस्ट्री को पैसे दे, तो उसमें इंडस्ट्री का भी योगदान होना चाहिए, स्किन इन द गेम होना चाहिए। जैसे जो डिमांड साइड मेजर्स है वो तो बड़े क्लियर है, वो तो तभी आपको मिलेगा जब आप सक्सेसफुल हुए। पर ये नहीं होना चाहिए कि ये पैसा वेस्ट हो जाए जो सरकार दे रही है, राइट। तो उसमें देयर कई तरीके हैं जिससे इंडस्ट्री का स्किन इन द गेम हो, चाहे वो मैचिंग फंड्स अपने लगाए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पर ये भी एक बहुत बारीक चीज है, क्योंकि ये बहुत जल्दी एक ब्यूरोक्रेसी में तब्दील हो हम्म। सकता है, राइट। तो उसको कैसे मैकेनिज्म्स बनाया जाए कि जो वो एक ब्यूरोक्रेसी ना बने, मार्केट मैकेनिज्म्स को यूज करके बने और करा जा सके, ये सरकार को करना पड़ेगा। तो ये सप्लाई साइड में मिशंस को फंड करना करा जा सकता है, जो मोर डायरेक्टेड फंड्स हैं। जब आप डीप टेक स्टार्टअप्स को कर रहे हैं, वो मोर ओपन एंडेड है, जिसमें मार्केट डिसाइड कर रही है कि मुझे किस तरह की इनोवेशन करनी है। और दूसरे हमने ऑलरेडी सप्लाई साइड डिमांड साइड की बात कर ली है, सप्लाई साइड की है। पर मुझे ये लगता है कि जो दूसरी, मेरा मानना ये है कि आरएनडी में और इस पे भी दो मत हैं, कि मेरा हर चीज में वायदा में मत ये है कि दोनों करने चाहिए। हम्म। तो इसलिए थोड़ा सा इजियर हो जाता है मेरे लिए। बट एक मत ये है नहीं, कि अच्छे रिसर्चर तो यही करते हैं ना वरुण, हम्म। वो कहते हैं कि यार दोनों तरह से कर लेते हैं जहां से पहुंच जाए, है ना, हाँ। मतलब अपफ्रंट यू डोंट हैव टू डिसाइड, बिल्कुल। तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, आप कैसे बता सकते हैं कि देश को कहाँ करना है, इकोसिस्टम रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, डायरेक्टेड रिसर्च मत करिए, इकोसिस्टम को डिसाइड करने दीजिए। दूसरा कहते हैं कि उसमें तो कुछ वेस्टेज ही होता है, कुछ बन के नहीं आता है, और चाइना का उदाहरण आपको दे सकते हैं। हमने आई थिंक विश्व में देखा है दोनों मॉडल्स अलग अलग तरीके से सक्सेसफुल हुए हैं, और हमें एक मिक्स्ड अप्रोच लेनी चाहिए। प्रवेश एक में मैं कुछ एक चीज ऐड कर सकता हूँ, हम्म। तुमने क्योंकि वो जेस्टेशन पीरियड वाली चीज कही, मैं एटलीस्ट अगेन चाइना का एग्जांपल मुझे इतना नहीं पता, पर जैसे यूएस में, और वरुण ने भी देखा होगा खासकर ये बॉस्टन एरिया में तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है कि जो अर्ली स्टार्टअप्स में ग्रांट फंडिंग बहुत होती है वहां पर। ओके, तो वो जेस्टेशन का प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि जो आपके पास जब इक्विटी मनी आता है, तब फिर उसका रिटर्न, उस जिस दिन पैसा आया उस दिन से क्लॉक स्टार्ट हो गई आपकी। तो आपका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, आईआरआर, आपका वीक होता जाएगा जैसे जैसे आपका डिनोमिनेटर जो कि टाइम है वो बढ़ता जाएगा। पर ग्रांट मनी में ऐसा नहीं होता। तो काफी बार जो अर्ली टीआरएल जिसको वरुण ने बोला, वो ग्रांट मनी से कवर हो जाते हैं। और नॉट जस्ट दैट, काफी बार वहां पे आप काफी कंपनी ऐसे देखिएगा जो कि यूनिवर्सिटी में ही होते हैं ऐसे प्रोजेक्ट, और वो 10 साल तक एक यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं, और जब उनको लगता है कि ये अब मिड टीआरएल तक पहुंच गया है या प्रोटोटाइप स्टेज तक पहुंच गया है, तब वो उसको कमर्शियल कंपनी बनाते हैं विद इक्विटी कैपिटल। तो ये सब ट्रांजिशन भी वहां पर काफी, यूएस में खासकर, बहुत सीमलेस है। इंडिया में किसी भी रिसर्च को कंपनी बनाना ही बहुत मुश्किल है, यूनिवर्सिटी को ही नहीं समझ में आता कैसे वो अलाउ करें, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इश्यूज हैं यहाँ पर। किसी का भी पैसा बन रहा होता है तो लोगों को ये डाउट होता है कि तुम पैसा क्यों बना रहे हो, पहले ये एक बड़ा इशू है हिंदुस्तान में। ये नहीं देखते कि सबका फायदा हो रहा है तो अच्छी बात है। तो एक पैसा बनाना एक खासकर यूनिवर्सिटी सिस्टम में बहुत बुरा माना जाता है हिंदुस्तान में, एक बड़ी अजीब चीज है, अनलेस कि कुछ आईआईटी मद्रास वगैरह में कल्चर डिफरेंट हो गया है, आईआईटी बॉम्बे में भी। लेकिन ज्यादातर जगह पे ये प्रॉब्लम, तो ये एक और वहाँ ग्रांट भी अलग अलग जगहों से, एनआरएफ वगैरह की अलग है, स्मॉल बिजनेस की है, फिलेंथ्रोपिक ग्रांट है, डिफेंस की ग्रांट है। तो ग्रांट का यूनिवर्स भी बहुत बड़ा है, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। तो इंडिया में ग्रांट का, अब हम सिर्फ सोचे कि गवर्नमेंट की कोई एक स्कीम है, फिर तो ग्रांट का यूनिवर्स बहुत छोटा हो गया। वहां पे बहुत बड़ा ग्रांट यूनिवर्स है। तो ये एक और मैंने सोचा मैं एक चीज, जेस्टेशन पीरियड इतना सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने घिसी पैसा लंबे समय के लिए, उससे काम नहीं होने वाला।
लोग आजकल ऐसा बोल रहे हैं, अरे सेबी जो है अलाउ कर दे 8 साल की जगह 12 साल का फंड, इस सबसे ये 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 चीज उससे सिर्फ सॉल्व नहीं होने वाली, वो भी एक चीज है पर दैट्स नॉट इनफ। क्योंकि रिसर्च में फेलियर इनहेरेंट नहीं होता है, मतलब बिल्कुल अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो फेलियर का तो चांस है ही ना। अगर बिल्कुल अगर आपको पता ही है कि ये तो बनना ही है, तो फिर तो आपने पहले प्रोजेक्ट बना लिया दिमाग में, अब पैसा निकाल लिया उसके लिए, हो गया। तो करेक्ट। एक्चुअली आप कुछ, फिर वो वही प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं जो उनकी क्लैरिटी होती है। और फिर ये तो हमारे यूनिवर्सिटी में भी होता ही है, राइट? अगर आप जाओ अपने बिल्कुल अपने टीम लीड, अपने प्रोफेसर के पास, तो वो भी तुम्हें बोलेंगे कि तुम्हें क्लैरिटी है कि होगा कि नहीं होगा का, राइट? तो बिल्कुल। उसमें भी एक प्रॉब्लम है। ख्याति, जो जैसे डार्पा में भी यही है, उनका एक सक्सेस मेजर रहता है कि कितने प्रोजेक्ट नहीं चले, क्योंकि अगर हम्म। हम्म। प्रोजेक्ट चलने वाले ही थे तो फिर तो आपने ऐसी छोटी मोटी चीज को फंड देके पैसा वेस्ट कर दिया। हाँ, हाँ। वरुण, मुझे आपसे एक सवाल ये था कि तो आपने तो 6 अलग अलग सेक्टर की कंपनियों को, भारतीय कंपनियों को मेजर किया है, उनकी ग्लोबल पीयर्स के साथ, कि उनका क्या है, उनका परफॉर्मेंस उनके सामने। तो उसमें थोड़ा सा बताइए ना कि किस क्षेत्र में हमारी कंपनियां फिर भी ठीक ठाक कर रही है या बेहतर कर रही है, और किस क्षेत्र में मतलब काफी पीछे हैं हम। तो ख्याति में अगर दो सेक्टर्स का एग्जांपल लूँ जस्ट दिखाने के लिए कि कॉन्ट्रास्ट, आई थिंक जो बेटर कर रही है उसमें फार्मा है। अगर आप फार्मा का देखें, R&D इंटेंसिटी देखें तो अच्छी है, पर वो भी 3x कम है उनके ग्लोबल पीयर्स से। और फार्मा में अधिकतर चाहिए ही होता है कि PhDs आप हायर करें, कुछ लेवल की रिसर्च हम्म। अनिवार्य है हम्म। उसके अंदर। पर वो सेक्टर फिर भी बेटर दिखता है। जैसे कि हम सबको पता है, जनरली इंडिया में अभी भी जेनरिक्स पे ज़्यादा काम होता है फार्मा पे, हम्म। न्यू ड्रग डिस्कवरी पे इतना नहीं होता। पर उसमें हमें और आगे बढ़ने की अभी आवश्यकता है। पर जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग सेक्टर है वो सॉफ्टवेयर है, राइट, जिसमें हम सौरभ 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 के ऊपर ब्लेम करेंगे उसको। सौरभ ने बोला रास्ता बदल लिया मैंने अभी। नहीं नहीं, नहीं फिर भी हम लोग वही करेंगे। हाँ, नहीं नहीं, वरुण वरुण भी मेरे एरिया का है, ऐसा नहीं। वो अपने अपने खुद अपने हम लोग ऊपर वो दोनों अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हाँ, हाँ, थे। प्रोडक्ट लेट काम करने की कोशिश कर रहे थे, हम्म, पेटेंट भी कर रहे थे, पेपर भी कर रहे थे। हम्म, हम्म। पर उसमें अगर हम देखें कि जी इतना कैश रिच होने के बाद भी कंपनीज ने R&D में इन्वेस्ट नहीं किया है, और किसी भी मापदंड पे देख लें वो बहुत पीछे आती हैं। और जिस विच इज एन एरिया ऑल्सो जिसमें काफी कुछ फेवरेबल भी है, मतलब इट इज राइट फॉर डिसरप्शन। हम देखते जा रहे हैं, मतलब स्पीड ऑफ डिसरप्शन इतनी तेज है कि जो उसके अंदर है उन्हें ही नहीं समझ आ रहा हो क्या रहा है फील्ड के अंदर। हर रोज ही कुछ नया निकल आता है। इट इज नॉट एज कॉस्टली, इतना वो एक्सपेंसिव नहीं है उसमें R&D करना जितना कुछ एरियाज और में आप कह सकते हैं हम कि GPUs बिल्कुल। की वजह से हाई हो गया। पर मेरी अगर आप बात माने, वो भी कॉस्टली नहीं रहेगा। मतलब हाँ, इंडस्ट्री में हमने यही सीखा है कि कुछ भी कॉस्टली नहीं रहता इवेंचुअली, राइट। और इनोवेशन के इतने सारे और रास्ते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, जो मतलब दो उदाहरण अगर क्विकली देखें हम, कि डार्पा ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है फॉर एनालॉग चिप्स फॉर AI। और अगर हम्म। वो बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, बिकॉज एनालॉग के अपने इश्यूज हैं। एनालॉग एक अलग टेक्नोलॉजी होती है, डिजिटल एक अलग टेक्नोलॉजी होती है। पर जब अगर और जब वो सक्सेसफुल होगा तो वो 100x मोर एफिशिएंट होगा जो GPU जो डिजिटल है वो कर रहे हैं। अगर आप देखें MIT जैसे यूनिवर्सिटीज में, वो ये मानते हैं कि जो LLMs हैं और जो इतनी सारी जो LLMs लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो अभी हम सब चैट GPT वगैरह में यूज करने लगे हैं, कि वो हाईली इनफेक्टिव तरीका है। ये तो गलत रास्ते पे AI बढ़ गई है, इसको वहां से वापस लाके किसी और रास्ते पे चलाना होगा। क्योंकि ऐसे जो हम ह्यूमंस है वो हम ऐसे नहीं सीखते जैसे ये LLM सीख रहे हैं। और उसमें कई और टेक्निकल बातें हैं कि उसके पास रिप्रेजेंटेशन नहीं है वर्ल्ड का एंड सो ऑन। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा रिसर्च बहुत एक्सपेंसिव होती है। पर इस एरिया में जहाँ हमारे पास इंडस्ट्री है, हम कहते हैं हमारे पास स्टार्टअप इकोसिस्टम है, हमारे पास टैलेंट है। मैथ फिजिक्स में इंडिया की बेसिक कैपेबिलिटी रही है लोगों के, उसमें भी हमने R&D इन्वेस्टमेंट नहीं देखी है। और उसका आउटपुट भी नहीं देखा है। तो ये एक बहुत असमंजस की बात है। जबकि इन्हीं कुछ कंपनीज के जो फाउंडर्स रहे हैं वो एडवोकेट करते हैं R&D के लिए, पर फिर भी हमें वो देखने को नहीं मिलता है कि उन्होंने वो करा है। तो इस प्रकार से आई थिंक हर सेक्टर को, मेरा ये मानना है कि हमने तो कुछ हाई लेवल फिगर्स देके कंपैरिजन किया है, पर हर सेक्टर को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। लाइक अगर ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर को भी देखें तो वो दूसरी रैंक पे आते हैं एज फार एज R&D इंटेंसिटी इज कंसर्न। R&D इंटेंसिटी में कैसा काफी पैसा वो रिसर्च पे खर्च करते हैं, पर पेटेंट्स इतने नहीं होते।
तो ये कुछ पहेलियां हैं, हमें भी इसका अभी पूरी तरह आंसर नहीं पता, पर हमारा पहला कट ये था कि एक बार बेस डेटा क्रिएट हो जाए इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री, क्योंकि वो डेटा एग्रीगेट फिगर के रूप में था, पर किसी ने अलग अलग कंपनीज को देख के नहीं किया था सेक्टर बाय सेक्टर। पर अब इसमें एक डीप डाइव की आवश्यकता रहेगी, हर सेक्टर को अलग से पकड़ के। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है ये इस दशक का सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है भारत के लिए, किस तरीके हम्म। से ये चीज को सॉल्व किया जाए। अब आगे आपने एक शब्द का प्रयोग किया, टैलेंट, तो उसके ऊपर आते हैं। अब कई देशों में तो टैलेंट का भी प्रॉब्लम होता है, शायद भारत के लिए वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो उस बारे में दो चीजें हैं। एक तो हमको पता है इतने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है भारत में, सेमीकंडक्टर्स में 20% ऑफ द टैलेंट भारत में है हम। और अच्छा काम भी होता है, कई सारे जीसीसी में पेटेंट्स वेटेंट्स भी बनते हैं। तो एक हम लोग उस टैलेंट को कैसे उसका बेहतर उपयोग लाया जा सकता है भारत के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए। और दूसरा, जो टैलेंट भारत के बाहर है, और वो भी हमें पता है भारत सब सेक्टर्स में भारत के लोग हैं ही। ट्रांसफॉर्मर्स वाले पेपर की हम लोगों ने बात की, उसमें भी दो इंडियंस ऑथर्स है उस पेपर, मतलब इंडियन ओरिजिन, शायद अब अमेरिकन सिटीजन होंगे, लेकिन इंडिया में ही उन्होंने बैचलर्स किया था और उसके बाद वहाँ। तो अब वो वहां से यहाँ तो नहीं आएंगे, वो वहां पर ऐसा कोई हम लोगों ने सोचा है कि किस तरीके से हमारे जो टैलेंट यूनिवर्स है उसका बेहतर प्रयोग किया जाए भारत के डेवलपमेंट के लिए। तो इसके ऊपर आपके कुछ विचार। नहीं तो दो चीजें हैं इसमें प्रणय, कि देखिए टैलेंट की तो कोई कमी है नहीं देश में, ये तो पता ही है ये, पर उसमें से आर एन डी में कितना जाता है वो बहुत, अगर हम टॉप टैलेंट देखें तो वो आर एन डी में नहीं जा रहा है अधिकतर, और अगर आर एन डी में जा भी रहे तो देश के बाहर जा रहे हैं, हम्म। क्योंकि उनको ये नहीं लगता कि अगर हमें को आर एन डी में करियर बिल्ड करना है तो इंडिया उसके लिए बेस्ट प्लेस है। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप देखें कि मोर एंड मोर, अगर जो यूएस से लोग एमबीए करने जाते हैं वो वापस आ जाते हैं यूएसए से, पर जो वहाँ मास्टर्स या पीएचडी साइंस में करने जाते हैं वो अधिकतर मेरे दोस्त कोई वापस नहीं आए हैं। हम्म। जो एमबीए साइड वाले हैं वो आ गए हैं, पीएचडी वाले वापस नहीं आए हैं। और एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उसके लिए लोग 15-20 साल पहले वो भी नहीं बनना चाहते थे, अब बनना चाहते हैं। तो वो जो टैलेंट है वो आर एन डी में नहीं जा रहा है, और उसके भी कई कारण है, मतलब इट्स नॉट अ वेरी वेल पेइंग करियर इन इंडिया। और बाहर तो अगर आप कंप्यूटर साइंस जैसी फील्ड देखें वहाँ तो सैलरी स्काई रॉकेट कर गई है, मतलब कोई उसका मापदंड ही नहीं रह गया है कि कितनी सैलरी देनी चाहिए। और अगर आप देखें एक आईआईटी के प्रोफेसर को क्या मिलता है, तो कुछ भी नहीं मिलता। मतलब केवल वो आके आईआईटी में प्रोफेसर बनेंगे अगर आप एक्चुअली बहुत अच्छे हैं अपने सब्जेक्ट में, और आप आईआईटी के प्रोफेसर हैं, मतलब आप देश सेवा के लिए यहाँ बैठे हुए हम्म। हैं, आपको मार्केट फोर्सेस नहीं लेके आ रही हैं यहाँ काम करने के लिए। और वो जैसे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए टू नहीं है। अभी तो हम देख रहे हैं कि जो कंपनीज यूएसए में रजिस्टर्ड है वो वापस इंडिया में रजिस्टर हो रही हैं, और फील्ड्स में एक रिवर्स ट्रेंड आ रहा है। पर आर एन डी में जो सैलरीज है वो सही नहीं है। जिस तरह का हम एक किसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक नोबेल लॉरियट ने कहा था कि वो जो यूएसए गया कि वही कहते कि मेरे पास ब्रश था पर मुझे यूएसए ने कैनवस दिया जिसपे मैं बना सकूं, और इसलिए मैं यूएस गया। वो हम कैनवस अभी भी नहीं दे पा रहे हैं अपने साइंटिस्ट को, इसलिए टैलेंट उस ओर नहीं जा रहा है। और जहाँ तक इंडस्ट्री, और ये एक विशेष साइकिल है, अगर आप देखें इससे क्या हो रहा है कि पीएचडी की जो क्वालिटी है वो फेयरली पुअर है इस कंट्री में। इसीलिए इंडस्ट्री पीएचडी को हायर करना पसंद नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है कि वो उनका काम नहीं कर सकेगी। और क्योंकि इंडस्ट्री उनको हायर नहीं करती इसलिए पीएचडी की क्वालिटी फर्दर डेवलप ड्रॉप करती जा रही है। इनफैक्ट मेरे एक मित्र हैं जो आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर हैं, और वो कहते हैं कि हर जगह इस समय बहुत प्रेशर है दैट इनफ गुड पीएचडी स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे हैं, राइट। तो उसको एक कैंपेन मोड में सॉल्व करने की आवश्यकता है। मतलब एक तो पूरा मैक्रो इकोनॉमिक का चक्र है, वो अपनी समय से ठीक होगा, पर उसको एक एक इंटरवेंशन की जरूरत है कि बेटर टैलेंट जाए। जब हम इंडिया साइंस तक भी हमने शुरू किया था तब भी एक आइडिया ये था कि लोगों को पता ही नहीं है साइंटिस्ट करते क्या है, क्योंकि साइंटिस्ट क्या करते हैं उसका जो उनका दिमाग में जो पिक्चर है वो ये एक व्यक्ति जिसकी लंबी सी दाढ़ी है, जो एक कमरे में अकेला बैठ के कुछ साइंस करता है, कुछ इजाद करता है, वो जो बहुत ही अलग है। एक्चुअली एक साइंटिस्ट की जो लाइफ होती है बहुत डायनामिक होती है, और एक ऑलमोस्ट एंटरप्रेन्योर की तरह उसको काम करना पड़ता है। मैं बस एक चीज और इसमें कहना चाहूंगा कि ये भी थोड़ा बेटर हो रहा है पहले से,
पर जैसे आप बात कर रहे थे चीन की, कि चीन की वजह से अब ज़्यादा इनोवेशन के ऊपर ध्यान भारतीय सरकार का भी चला गया है, एंड सो ऑन सो आई थिंक जो दूसरी चीज़ है जो जिससे लोगों को रिसर्च का महत्व पता चल रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आज के पहले के दिन, 5 साल पहले अगर आप कहते थे रिसर्च पेपर, तो लोग कहते थे रिसर्च पेपर क्या होता है। पर अब हम एक इस ऐसे समय पे आ गए हैं जिसपे लोग लिंक्डइन पे फ्लॉन्ट करने लगे हैं कि मैंने ये रिसर्च पेपर एआई पे लिखा। तो लोगों को पता चलने लगा है कि ये भी कोई चिड़िया का नाम है, राइट। तो टॉप डाउन जो चीन और ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में हो रहा है उससे फर्क पड़ा है, और बॉटम्स अप ये जो कुछ टेक्नोलॉजीज इतनी मेच्योर हो गई हैं कि वो अब इंडस्ट्री के काम आने लग गई हैं, उससे फर्क पड़ा है। तो जो आप ये कह रहे थे कि जो बाहर लोग हैं वो तो वापस आएंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि और देश उन्हें वापस ला नहीं पाए हैं। चीन उन्हें वापस लाया है, बहुत बड़े पैमाने पे लाया है। पर उन्होंने उनके लिए सब कुछ खोल दिया। उन्होंने कह दिया कि हम आपको बेस्ट कैनवस देंगे अपनी चित्रकारी करने के लिए, इसलिए आप वापस आ जाइए। इंडिया ऐसा नहीं कर पाया ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। और जैसा कि आपने कहा था ना, इंडिया की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो ही उसकी वीकनेस बन जाती है। उसका कारण ये है कि होगा कि क्यों हम दें, हमारे पास तो इतने अच्छे लोग हैं पहले से ही। एक वो मानसिकता है कि हम एक सिविलाइजेशन है जो 5,000 साल पुरानी है, जिसने सब कुछ कर लिया है, सब कुछ जानती है, सब कुछ करना आता है कर भी पा रही है नहीं। तो कई बार वो ही आड़े आ जाती है और ऊपर बढ़ने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, पर ये भी है क्योंकि चीन में लोग वापस आए, जैसे उनके 1000 टैलेंट्स प्रोग्राम, 100 टैलेंट्स प्रोग्राम है, लेकिन उसका एक ये भी कारण था, वो थोड़ा महात्मा ग्रेड प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वो बीजिंग साफ भी किया उन्होंने। तो इस वजह से भी, मतलब जब इतने स्तर के लोग आते हैं तो ये भी सोचते हैं उनके स्पाउस की नौकरी होगी कि बिल्कुल। नहीं, बच्चों के लिए अब मतलब अभी कोई दिल्ली आईआईटी दिल्ली में कौन आएगा जब आपका AQI इतना खराब है। तो वो भी चीजें भी सॉल्व करने की जरूरत हो जाती है। तो मैं तो थोड़ा अलग सोच रहा था कि हम लोग को इंडिया में ही क्यों लाना है, क्योंकि हो सकता है जैसे चीन का भी मैंने इनोवेशन सिस्टम थोड़ा स्टडी किया है कि जैसे एक चंगदू हाईटेक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन है, उनके 31 ऑफशोर इनोवेशन सेंटर्स है जो कि सिलिकॉन वैली में है, जापान में है। तो लोग वहीं पे रहते हैं, लेकिन वो कंट्रीब्यूट कर पाते हैं चाइना के इकोसिस्टम को। तो शायद भारत भी ऐसा कुछ कर पाए, या फिर सिंगापुर या ऐसी किसी कंट्री में जहाँ पे ये सब प्रॉब्लम सॉल्व है, वहां पे हम लोग जॉइंट कोलैबोरेशन कर पाए। इस तरीके की चीजें भी शायद सोचनी नहीं, पड़ेगी तो भारत पता है कोलैबोरेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर भी बहुत डेटा है कि को। कोलैबोरेशन जो हम पहले बात कर रहे थे, हाईली साइटेड पेपर्स या डिस्क्रिप्टिव पेपर्स, उसमें ये बहुत डेटा है जो दिखाता है कि जो पेपर्स कोलैबोरेशन से लिखे गए हैं वो हम्म। मोर डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं। पर जो आइडियाज आप दे रहे हैं वो अभी थोड़े आगे के आइडियाज हैं, उसके लिए गम्शन हम्म। अभी नहीं है इतना। जैसे कि आप पहले सौरभ बोल रहे थे कि क्यों कोई पैसा बना रहा है, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। क्यों भारत का सरकार का पैसा अगर बाहर किसी को फंड कर रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें अभी कई सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए। पर जो आप मॉडल्स कह रहे हैं, डेफिनेटली उनमें उनमें वैल्यू है। पर वो कैसे भारत की स्थिति के साथ फिट किए जा सकते हैं, और क्या उनका सही समय आ गया है, वो एक प्रश्न चिन्ह है। इसमें मैं जोड़ूंगा, वरुण ने बहुत अच्छी चीज कही कि ये एआई की वजह से एक बॉटम अप बड़ी अच्छी चीज है कि अब आम आदमी भी सोच सकता है कि भाई आप चैट जीपीटी से बोल सकते हैं ये रिसर्च पेपर मुझे जरा एक 10वीं कक्षा के स्टूडेंट के स्तर पे समझा दो, जो कि पहले वो देखने में लगेगा कि ये क्या है। तो एक ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी आ गई है एआई की वजह से, जिसमें आप अचानक से हमको लगता है ना कि लेवल कैसे ब्रिज हो। एआई जो है अभी वो लेवल ब्रिज कर सकती है। कोई चाहता है अगर रिसर्च इकोसिस्टम से जुड़ना या रिसर्च समझना, उसमें अभी ये नहीं है, वो कोई अभी ये नहीं बोल सकता अरे मेरे पास साधन नहीं है, मेरे प्रोफेसर को नहीं मालूम कि ये कैसे समझाते हम्म। हैं। हम्म। अभी सबके पास में एक इंटरमीडिएट लेवल का प्रोफेसर तो अवेलेबल है। हम्म। ऐसा नहीं है कि कोई एआई बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन के लिए तो बहुत अच्छी है। जहाँ पे आपको समरी समझा सकती है, आप बोल सकते हैं ये नोटेशन ही समझा दो मुझे, उतना तो समझा देगी तुमको। तो ये नहीं लगेगा कि काला अक्षर भैंस बराबर टाइप। तो ये एक बढ़िया चीज है मेरे हिसाब से। तो बहुत बढ़िया लगा आज का डिस्कशन, बहुत अच्छा था वरुण। इस टॉपिक पे तो आई थिंक हम घंटों तक बातें कर सकते हैं लेकिन आई थिंक आज एक ब्रॉड डायरेक्शन समझ में आया।
ये भी बहुत अच्छा लगा, हमने 6 साल बाद बात करी तो एक काफी फर्क तो आया है। तो ऑल्दो हमने काफी दिक्कतों के बारे में बात करी, पर ओवरऑल आई थिंक हम ये तो बोल सकते हैं कि पॉजिटिव मूवमेंट है। हम्म। आई थिंक एक पॉजिटिव मूवमेंट है। हम आगे तो बढ़ रहे हैं, हम उसकी गति पे कहाँ जा रहे हैं उस पे हम और बिल्कुल हमारा मतभेद भी है, और हम उससे हम शिकायत भी करनी चाहिए। हम्म। और हम आपके पेपर को जरूर लिंक करेंगे इस एपिसोड में, आई थिंक और लोग भी पढ़ें, बहुत अच्छी आपकी रिपोर्ट है। इसके साथ आज की पुलियाबाजी खत्म करते हैं, धन्यवाद। थैंक यू प्रणय, ख्याति और सौरभ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आई होप कि भारत ये विश्व की 3 सबसे बड़ी वैज्ञानिक सुपर पावर जरूर बने। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह। हम वरुण की जो रिपोर्ट है वो हम शो नोट्स में लिंक करेंगे, तो आप जाके जरूर पढ़िए। अगर आपके पास सवाल है वरुण के लिए तो आप हमें भेज सकते हैं, हम उन्हें भेजेंगे और वो जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।